ट्राई कर रहा हूँ मतलब फॉर द पीपल मतलब बहुत जन ऐसा था जिनका क्लासेस है आज। इस वजह से तो सेइंग कि आप रिकॉर्ड दे दो मेरे से ट्राई करता हूँ अगर हो गया तो ठीक है नहीं तो इसको कट करके हम लोग उसमें कर लेंगे। सबसे the voices and all are fine. So hello everybody. We have with us like one of the most anticipated and one of the most loved person that I wanted to have a word with because कहीं ना कहीं एक छोटा सा मन में एक ड्रीम था and to talk to somebody who has actually scored rank and like Rishi will know that Guwahati में when we have a word with any of the student who is doing CA तो एक मन में रहता है कि रैंक तो यार मतलब डिस्टेंट ड्रीम है एक दोनों ग्रुप अपना इंटर का फाइनल का निकल जाए अपन एकदम मस्त खुश हो जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव ऐसे तो जनरली आई डोंट यूज एनी स्क्रिप्ट एंड ऑल टू टॉक बट इस बार तो मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई चीज का क्योंकि डायरेक्टली मेरे को बात करना है मेरे को पूछना है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर जिनके कई सारे क्वेरीज है जिनको पूछना है एंड आई थिंक what is amazing right now is that since Rishi, I'll be making the entire name, Rishi Roy, who has scored AIR 11 in CA intermediate exams, maybe शायद ये एक pathway बनेगा for a lot of students जो शायद he'll take it as an inspiration. And the best thing about him is that जो कि मुझे लगा with a small conversation and a small talk that I had with Rishi is that कि despite he doing it so well आप मैंने एक बार उनको खाली सिर्फ बोला कि वी आर प्लानिंग सच एन इंटरेक्शन कि आप आ पाओगे एंड विदाउट अ सेकंड थॉट ही सेड यस दैट मींस कि अगर आपने कुछ अच्छा अचीव भी कर लिया है हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड ठीक है हाउ डू यू स्टे इन अ पोजीशन कि आप मानो कि मेरा जो पोजीशन आपने मुझे और अचीव करना है लाइफ में और अचीवमेंट करने के बाद भी आपको ग्राउंडेड रहना है सो दैट वी अचीव मोर एंड ही इज रेडी टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस हिज टैक्टिक्स विद यू ऑल तो आपको मैंने शायद पे पेपर एक स्प्रेड कर दिया है आपने क्वेश्चंस लिखा है जो नए अभी आए भी हैं वी हैव अ सर्टेन क्वेश्चंस इन आवर हैंड कुछ और भी मन में है तो आप सवाल पूछ सकते हो ठीक है और हम लोग ट्राई करेंगे कि we have all our conversations made done properly. But before that, let me just allow Rishi to speak a few words about what his experiences was और उसको कैसा लग रहा है. How do you feel? सर आई थिंक एआईआर लाना सबका एक ड्रीम रहता है। लाइक आप 10th में जाओ, 11th में जाओ, 12th में जाओ, आपको रैंक चाहिए। लाइक पर्सनली स्पीकिंग मैंने 10 में ट्राई किया, नहीं मिला। 12th में ट्राई किया, नहीं मिला। फाउंडेशन में 322 थे, बट अनफॉर्चुनेटली आईसीआई डजंट अनाउंस द रैंक्स। तो इंटर में मेरा ऐसा था कि लाना है तो लाना ही है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि हाँ रैंक लाना है, रैंक लेना है। एंड इफ यू आर नॉट गिविंग दैट मच 100% ऑफ योर एफर्ट्स, मतलब आप दे रहे हो बट उतना हो नहीं पा रहा है, तो उस प्रेशर के इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि आप उसके ऊपर मतलब दब जाते हो। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा कि नहीं, रैंक को साइड दो, 100% दो। आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आया। तो वही आप 100% दो, गोल से ज्यादा उस जर्नी पे ज्यादा ध्यान दो आप। ठीक है, आप प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स आर प्राउड, फैमिली में आई विल बी द फर्स्ट चार्टर्ड, और दैट टू विद एन एआर। तो हिल स्टेशन, लाइक अभी भी मुझे वो जोक हो रहा है कि थोड़ा इमोशनल हो गया हूं मैं। वो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सिंक हो रहा है। हाँ एआर आ चुका है, अब फाइनल्स में भी लाना है ऑब्वियसली, एंड आई थिंक कुछ बड़ा होने वाला है फ्यूचर में। That is amazing. Actually, the first charter वाला feeling तो एक amazing सा चीज होता है because I can relate with that because हम भी अपना family में first charter था and I think you will be the first in your family also. That is an amazing thing. यहाँ पे बहुत जन शायद ऐसे बैठे होंगे जो family में शायद first चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं दैट इज अमेजिंग फीलिंग जो आपको हमेशा आ सकता है बट ऋषि अगर मैं खाली पूछूं लाइक योर फाउंडेशन मार्क्स वाज आल्सो वेरी नाइस 322 एंड बहुत जन यहाँ पे फाउंडेशन के भी बैठे हुए हैं तो आपने क्या स्टार्ट किया कैसे स्टार्ट किया एंड कहीं ना कहीं क्या फाउंडेशन मैटर करता है क्योंकि जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास में लास्ट द क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स पहले जो फ्यू जनरल क्वेश्चंस जो सबका था वो पहले पूछ लेता हूं कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द फाउंडेशन एग्जाम्स हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द फाउंडेशन एग्जाम्स ओके, सो फर्स्ट स्टार्टिंग, मैं अगर डायरेक्ट एंट्री रूट से आता जो मुझे पहले करना था, आई डोंट थिंक सो मुझे इंटर में रैंक आता, क्योंकि फाउंडेशन लिटरली आपका फाउंडेशन बनाता है सीए के लिए। लाइक 11 12 में आपको इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है सब्जेक्ट्स के बारे में, आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है कि आपको सीए में कैसे पढ़ना है।
तो फाउंडेशन में मैंने पहले स्टार्ट किया था, मैंने अन अकेडमी का सब्सक्राइब नहीं किया था, बट आई डिड विथ यूट्यूब। यूट्यूब से मुझे 322 मिला। आई स्टार्टेड विथ वन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड थ्योरी सब्जेक्ट। मैंने अराउंड 4 to 5 मंथ्स दिए थे, एंड आई न्यू मेरा स्ट्रेंथ था इकोनॉमिक्स, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था, एंड इट वाज स्कोरिंग एज वेल। एमसीक्यू था, तो आपको स्ट्रेंथ जानना पड़ेगा। मुझे ऐसा था कि मैं इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा ले आऊं कि बाकी सब कवर अप हो जाए, और मेरा पहले से था, मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। आई वाज कि 320 लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे 322। इंटर एज वेल। इंटर में भी मैंने 674 का टारगेट लिया था, 650 आया। तो आप मैनिफेस्ट करो, बिलीव करो। आप अगर बिलीव नहीं करोगे, नहीं होगा। राइट। पहले दिन से बिलीव करो कि हाँ कुछ बड़ा करना है, बस पास के लिए मत पढ़ो। लाइक फाउंडेशन में आपको रैंक नहीं आएगा, बट एक बेंचमार्क बनाओ अपने लिए कि 300 से ऊपर ही लाना है। राइट। 300 से ऊपर ही लाना है, तो पास विल नॉट बी एन, उतना इशू नहीं होगा पास होने का। ठीक है। और एमसीक्यूज में ज्यादा ध्यान दो। एमसीक्यूज में क्यों ज्यादा ध्यान दो? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। थ्योरी में आपको इतना नहीं मिलेगा, लॉ में आपको इतना मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने सब लिखा था, बट आपको इतना मार्क्स नहीं मिलेगा। अकाउंट्स इज अगेन वेरी स्कोरिंग, हम लोगों का सबका फेवरेट सब्जेक्ट ही होता है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में ज्यादा ध्यान दो, इकोनॉमिक्स में ज्यादा ध्यान दो, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। राइट। अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, वीकनेस को पहचानो, उस पर वर्क करो। फाउंडेशन हो जाएगा। बहुत ध्यान दो, थोड़ा हो जाएगा, उतना ज्यादा टफ नहीं। दो तीन पॉइंट्स जो कि देखो यहाँ पे मेरे को जो लगा, विच आई कैन समराइज फ्रॉम द पॉइंट, ए दैट कोई भी तरीके से आप क्लासेस कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। आई बिलीव दैट इज द प्रिमिटिव स्टेटमेंट दैट आई मेक। ही हैज डन हिज एंटायर कोचिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड एन अकेडमी एंड वेरियस सोर्सेज जो इनको मिला, एंड ही एक्चुअली डिड वेरी वेल। ठीक है, तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आपको एक्स वाई जी ही करना पड़ेगा तभी जाके आप रैंक लेकर आओगे। बीइंग अ टीचर आई एम टेलिंग दिस, एंड आई एम बीन वेरी ओपन अबाउट दिस इन द नॉर्मल क्लासेस आल्सो, कि आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक्स ब्रांड ही रैंक दिलाएगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप लेकर आओगे। नंबर टू इज मैनिफेस्टेशन, जो कि एग्जैक्टली इज द पॉइंट आई ट्राई टू टेल यू, कि आपका 300 के ऊपर अगर आपका है एम, तो आपका 300 के ऊपर आना है। और जो सब्जेक्ट डिवीजन है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये समराइज इज वेरी वेल, और बहुत अच्छा पॉइंट्स कवर अप किया, जो कि कोई फाउंडेशन के स्टूडेंट अगर कोई बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो दे विल नो कि क्या करना है आप लोग को, तो जो कि बहुत जरूरी है। और जैसे ऋषि, एक बात बताओ मेरे को, ऐसे बहुत एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे 11 12 का जो मार्क्स होता है ना, वो बहुत बड़ा हेडेक क्रिएट करता है लोगों के लिए, कि क्या क्या, क्योंकि मैंने 11 12 अच्छा नहीं किया उतना, या मेरा जो लेवल था उसके हिसाब से मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो शायद मैं फाउंडेशन या फिर इंटर या फिर सीए में शायद उतना अच्छा नहीं करूँ। इज इट द पॉइंट दैट वे, इट इज टू डिफरेंट ओशंस? बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि लाइक हमारे जो 11 12 में जो कॉलेज टॉपर थे, हम गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से, तो उसे अभी 4 अटेम्प्ट हो चुका है इंटर में। तो वैसा भी होता है, और जो लोग इतना अच्छा नहीं थे, लाइक मेरा कुछ फ्रेंड्स है वो इतना अच्छा नहीं थे, बट दे पास्ड आउट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, फाउंडेशन एज वेल एज इंटर। तो उतना मैटर करता नहीं है, क्योंकि सीए ऐसा है ना, क्योंकि 11 12 में आपका पढ़ने का मेथोडोलॉजी एकदम अलग रहता है। बीकॉम में एकदम अलग रहता है, सीए में एकदम अलग रहता है। वो मेथोडोलॉजी अगर आपने समझ लिया सीए में, कुछ लोग क्यों बोलते हैं कि सीए इतना इजी है, इजी है, इजी है। कुछ लोग बोलते हैं ना इजी है, क्यों इजी है? क्योंकि वो लोग मेथोडोलॉजी समझ जाते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। जो समझ नहीं पाता उनको अटेम्प्ट लगते रहते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो सोचते हैं कि नहीं बहुत टफ कोर्स है। तो आपका स्ट्रेटेजी बहुत डिपेंड करता है उसके ऊपर। सो अगर जैसे इफ यू हैव अराउंड 3 मंथ्स या 4 मंथ्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट लेवल का बात करते हैं, देन विल गो टू सीए इंटरमीडिएट। सीए फाउंडेशन के लिए अगर मेरे पास 4 महीना है अभी, और मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, एग्जाम्पल सोचिए, अभी आपके बात सुन के उनको लगता है कि यार नहीं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को अच्छा रैंक लाना है, मेरे को 300 के ऊपर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इन 4 मंथ्स कैन यू अचीव मोर देन 300? डेफिनेटली। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ एंड आपको प्लान करना है 300 प्लस का, तो हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज? एंड इफ यू हैव नोटबुक्स ओवर हियर, आपको मेरे से पॉइंट लेना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेक इट एज अ, मतलब इट शुड बी लाइक अ ब्लेसिंग विच यू आर टेकिंग, क्योंकि ही हैज डन इट, ही नोज इट एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 4 महीना है अभी ऋषि, एंड आई नीड टू प्रिपेयर फॉर माई सीए फाउंडेशन एंड एम 300 अबव, तो मुझे क्या क्या पॉइंटर्स देखना चाहिए, क्या क्या गलती था जो तुम्हारे तरफ से हुआ, जो कि हमें अवॉइड करना है, ताकि वो फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स हैं या जो अभी देख रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो? टू स्टार्ट विथ, आई थिंक अकाउंट्स आप सबको पसंद होगा। अकाउंट से आप स्टार्ट करो, एंड देन लॉ को आप डेली रखो। डेली सुबह रखो, क्योंकि मैंने भी वैसे किया था, क्योंकि मुझे थ्योरी में 5x ज्यादा एफर्ट चाहिए प्रैक्टिकल के कंपैरिजन में। तो आप डेली सुबह सुबह लॉ पढ़ो, और अभी शायद बीसीआर भी है नवंबर के लिए। हाँ, तो वो दोनों आप सुबह सुबह पढ़ो, एंड देन बाकी जो पूरा का दिन है वो पहले अकाउंट्स कर लो, फिर मैथ्स कर लो, फिर इकोनॉमिक्स कर लो, एक एक सब्जेक्ट वाइज। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं 4 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ सकता।
कुछ लोगों का होगा वैसा, बट आई थिंक दैट्स ज्यादा इफेक्टिव है कि एक सब्जेक्ट आप एक दिन में पढ़ो और सिर्फ 2 घंटा लॉ के लिए रख दो, क्योंकि लॉ ऐसा है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और मुझे 64 आए थे लॉ पे, लॉ बीसीआर में, और ज्यादा हो सकता था क्योंकि मैंने ज्यादा रिवीजन किया नहीं, तो वो गलती मेरे से हुआ था। और ज्यादा मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिया था, मैंने शायद 1 या 2 ही दिया था बस। तो आप ज्यादा मॉक टेस्ट दो, और मैंने जैसे बोला है कि सुबह सुबह लॉ करो और बाकी एक एक सब्जेक्ट्स खत्म करते जाओ। आपका क्लासेस अगर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली पहले आप क्लासेस लो एंड फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो आपका स्कोर बदल सकता है, राइट? एग्रीगेट पूरा लेके जा सकता है वो। आप खुद सोचो ना, अगर आपका 80 अगर आ गया तो फिर आपको 40-40 चाहिए बाकी तीनों में, राइट? और 80 इज वेरी अचीवेबल इन इकोनॉमिक्स। that is actually true. तो do you have any questions like CA फाउंडेशन के लेवल के जितने जन है, do you have any other questions? मतलब obviously ये सब questions है, उसके अलावा अगर किसी को है जिसने लिखा नहीं है अब तक questions में, any questions that you have? सब covered here, कुछ भी सवाल ऐसा नहीं है। तो देर आर फ्यू क्वेश्चंस यहाँ पे कि एक तो मुझे लगा टारगेट स्कोर आपने मुझे बता ही दिया, नंबर ऑफ रिविजन्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ रिविजन्स आई थिंक आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ऐसा हूँ कि मैं 2 रिविजन करूंगा, बट इतने क्वालिटी पे करूंगा कि मुझे वो एग्जाम तक याद रहे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं, उनको क्वालिटी पे नहीं रहता, उनको क्वांटिटी पे रहता है कि 1 2 3 4 उनको बस करते रहना है। वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा वो। आपको जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ बहुत अच्छे से हो गया है, लाइक जितना बार भी आप रिविजन करो ऐसा सोचो कि अब एग्जाम तक याद रहना है। डेफिनेटली नहीं रहेगा, बट उस माइंडसेट से पढ़ो आप, ठीक है? तो मैंने एक्चुअली इंटर में किया था 3 to 4 रिविजन्स। कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट को मैंने 5 6 बार किया था। फाउंडेशन में 1 2 बार, उससे ज्यादा नहीं, 1 2 बार किया था मैंने। फाउंडेशन के लिए 1 2 बार आई थिंक इनफ है। और जिस पे आपको ज्यादा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, उस पे आप ज्यादा एफर्ट करो। इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको अपना पता रहना चाहिए। और मॉक टेस्ट दो, हर रिविजन के बाद एक मॉक टेस्ट, राइट? तो फाउंडेशन में मेनली विल गो टू द स्टडी मैकेनिज्म, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। फिर इंटर में जब आप आए, यू स्कोर्ड 323 एंड यू हैड एन एम शुरू से कि आपको रैंक लेकर आना है, या आपने शुरू किया जर्नी देन इट ट्रांसक्राइब्ड कि नहीं मेरे को लेकर आना है, या क्या, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट दैट रैंक? स्टार्टिंग में ऑब्वियसली था कि हाँ रैंक लाना है, क्योंकि लाइक आप जब फाउंडेशन में होता है आपको पता नहीं रहता कि प्रोफेशनल कोर्स है, या मार्किंग स्कीम कैसा होगा, आप कैसा परफॉर्म करोगे। लाइक आफ्टर गेटिंग 322 आई हैड दैट इन मी कि हाँ आ सकता है। तो स्टार्टिंग में मेरा था कि हाँ एआई लाना है, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि 9 मंथ्स को वो ज्यादा प्रेशर ले लिया था मैंने। बट देन जब एग्जाम्स हुए, फर्स्ट 6 पेपर्स आई वाज लाइक हाँ रैंक आ सकता है, आ सकता है, बट ईआईएस उतना अच्छा हुआ नहीं था मेरा। फिर ऐसा था कि 40 आ जाए इसमें वही बहुत ज्यादा है। बाद में 64 आया। देन जब सारे एग्जाम्स खत्म हुए आई वाज लाइक कि ठीक है 40 के रेंज में आने से आ सकते हैं अगर लक अच्छा हुआ। बट देन 11 इज समथिंग आई डिडंट एक्सपेक्ट। बट आपको पहले से सोच के रखना है कि हाँ एआई लाना है। आप किसी को बोलो ना बोलो, अपने माइंड में रखना, ठीक है? कि मतलब रैंक लेकर आना हाँ है आपके हाँ मन में वो चीज को लेकर। तो हाँ। यू हैव लाइक अभी जब ये जब देंगे नेक्स्ट इंटर, तो यू ही हैड 8 सब्जेक्ट्स, यू विल हैव 6 सब्जेक्ट्स। तो कंपैरेटिवली 2 सब्जेक्ट कम है अभी आप लोग का, तो 6 सब्जेक्ट्स अचीवेबल है। तो भी बिल्कुल। और क्या लगता है कि मतलब व्हाट इज द मिसिंग फिगर्स? मतलब एक चीज है ना, जैसे कि सबके सबका भी मन में तो है ही कि मेरे को रैंक लेकर आना है, मेरे को रैंक लेकर आना है, आई नीड टू मेक देम प्राउड, योर पेरेंट्स प्राउड, योर टीचर्स प्राउड, एवरीबॉडी प्राउड। बट व्हाट यू थिंक की प्रॉब्लम है जो कि बहुत जन एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप या फिर रैंक नहीं आ रहा है? आई थिंक सबको पता रहता है कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी करने से आ जाएगा। अब जो लोग करते हैं उनको मिलता है, वो भी राइट वे में। लाइक मैंने एज आई मेंशन कि आपको स्ट्रेटेजी पता रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को किस वे में जाना है। अकाउंट्स का मेरा अलग था, ऑडिट का अलग था। आप सबके लिए सेम नहीं कर सकते, राइट? आपको सब में पता रहना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा करना है, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस वो सब। एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी हम लोग लैक करते हैं। पेशेंस लेवल हम लोग का बहुत कम हो गया थैंक्स टू सोशल मीडिया। अटेंशन स्पैन और कम हो चुका है वो रील स्क्रॉल कर करके। तो अवॉइड दैट, सोशल मीडिया अवॉइड करो। मैंने खुद का इंस्टाग्राम 1 साल तक डीएक्टिवेट करके रखा था। ये सवाल है तो आई वाज अबाउट टू आस्क कि चलो थोड़ा सीरियस से थोड़ा कम मतलब कैजुअल टॉक पूछते हैं, सोशल मीडिया को कैसे मैनेज कर। देखो ना, व्हेन शुड वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स, क्वेश्चन सुनिएगा, व्हेन शुड वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू सेल फोन्स, और इज इट मैंडेटरी टू यूज यूट्यूब फॉर रिवीजन पर्पस? वी आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया एप्स। नहीं बिल्कुल, आपको अगर लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या फिर आपका ज्यादा टाइम वहां पे जा रहा है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट, डीएक्टिवेट कर दो। यूट्यूब यूट्यूब यू कैन यूज डेफिनेटली, क्योंकि मैंने खुद यूज किया था डीटी के रिवीजन लेक्चर्स के लिए और बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स के लिए। बट आई थिंक इंस्टाग्राम इज अ वेस्ट ऑफ टाइम।
आज के डेट में, क्योंकि आप अगर वहां पे करियर नहीं बना रहे हो तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आज आई थिंक आई एम प्राउड कि मैंने 1 साल तक नहीं यूज किया। अभी मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी बड़े बड़े फैकल्टीज लाइक अन अकेडमी के, आप अंशुल अग्रवाल को शायद पहचानते होंगे। इंग्लिश अकाउंटेंसी। हाँ, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं मेरे साथ इंस्टा पोस्ट पे। तो अभी फॉलोअर्स वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो वो आपके पास हो जाएगा, आप जस्ट जिस टाइम पे जो करना है वो करो। लाइक मेरे पापा भी बोलते हैं जो टाइम पे जो काम है आपका वो करो, बाकी चीजें डेफिनेटली फॉल हो जाएगी प्लेस पे। रोज पोस्ट करना जरूरी नहीं है, एक पोस्ट से काफी है। साल भर में एक पोस्ट किया होगा तुम अभी? नहीं, एक भी नहीं मैंने किया? नहीं, अभी अभी फिलहाल नहीं किया, पहले मैंने किया था। तो वो मैंने आर्चिव करके रखा था, अब सर ने पहला पोस्ट किया हाँ, था। मतलब एक पोस्ट हुआ अभी हाँ, खाली। बहुत वो पहले एक तो। साल के बाद में एक पोस्ट मतलब प्रॉपरली अभी हुआ, हाँ, उसमें काफी है। हाँ। ठीक है, योर फॉलोअर्स कैन इंक्रीज, फैन फॉलोइंग भी बढ़ गया है, काफी फीमेल अटेंशन भी मिल गया हो इसको। ठीक है, विच इज अ गुड साइन, बट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना नहीं, है, बिल्कुल नहीं। फाइनल में रैंक लेकर आना है। ठीक है। अच्छा, इसमें पूछ रहा है, एक सवाल जो पूछा है ये मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ आपके लिए। फॉर फाउंडेशन यू कैन आंसर सेपरेटली, एंड ऐसे अपने बता दिया वैसे तो। फॉर फाउंडेशन व्हाट डू यू थिंक इज लाइक नॉर्मली द अमाउंट ऑफ रिविजन दैट यू रिक्वायर एंड इंटर देन? आई थिंक 2 to 3 रिविजन्स, टू रिविजन्स आपको चाहिए ही चाहिए, वरना वो माइंड में बैठता नहीं है। एंड हाउ अबाउट मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट एटलीस्ट वन आप दो, जिसमें ज्यादा, लाइक मैथ्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा 2 से 3 दो, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। 2 घंटा ऐसे निकल जाते हैं। लाइक आप फिगर आउट करोगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, बस 2 घंटा निकल जाएंगे वहां पे, और फिर टीचर्स आते हैं, आप साइन करो, ये करो, वो करो, हाँ। और प्रेशर बढ़ेगा वहां पे। और एग्जाम हॉल का प्रेशर कुछ और ही होता है, तो आई थिंक उसका ज्यादा दो। और इकोनॉमिक्स के लिए आरटीपी एमटीपी, आरटीपी तो नहीं होता है, एमटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यूज आपको अगर मिला तो वो करो, इनफ है। पीवाईक्यूज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ। ठीक है, एंड एमटीपी तो हमेशा दिया हुआ रहता है, पुराने एमटीपीज जो है वो भी सॉल्व करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर इंटरमीडिएट? फॉर इंटरमीडिएट आई थिंक आप अगर 9 मंथ्स में दे रहे हो, विच इज आइडियल, 2 to 3 रिविजन्स। 15 मंथ्स में आपको अगर देना है तो आपको डेफिनेटली बढ़ाना होगा, क्योंकि आप 15 मंथ्स तक उतना ज्यादा डेटा आपको रिटेन करके रखना है। लाइक मैंने 15 मंथ्स में दिया, बट आई हैड टू पुट डबल एफर्ट्स, क्योंकि मुझे उतना सारा डेटा रिटेन करके रखना है। सीए में क्या होता है, आपको सब समझ में आ जाएगा बट वो रिटेन नहीं रहता है। राइट, तो आपको ज्यादा रिविजन्स देना पड़ेगा इंटर में। तो 9 मंथ्स के लिए 2 to 3 रिविजन्स मिनिमम। और अगर आप 15 मंथ्स में दे रहे हो तो फोर, फोर आई थिंक तो 4 इज 9 मंथ्स में डिड यू गिव एन अटेम्प्ट और डायरेक्टली आपने 15 तक नहीं, मैंने मतलब? 15 मंथ्स में दिया, क्योंकि मुझे स्टार्ट करते करते मार्च हो गया था। मैंने ओके। दिसंबर 21 में क्वालिफाई किया फाउंडेशन, देन मार्च में मैंने किया था स्टार्ट। देन एनसीसी के एग्जाम्स, देन बीकॉम एग्जाम्स, वो कुछ ना कुछ होते गए थे। क्लैश भी हुआ था इनका शायद अब एग्जाम्स ना? हाँ, क्लैश हुआ था इस बार, और बोथ ग्रुप्स दे रहा था मैं। क्लैश हो गया था, मेरा ऐसा शेड्यूल था कि मैं सुबह बीकॉम दे रहा हूँ, शाम को? फिर मैं ओआरएस पी के, खाना वाना खा के, फिर मैं इंटर का दे रहा हूँ, फिर घर आ रहा हूँ, फिर इंटर, फिर सुबह 3 बजे उठ के फिर इंटर का पढ़ रहा हूँ, फिर बीकॉम दे रहा हूँ, फिर इंटर, फिर बीकॉम, फिर बीकॉम। वो लाइक मैं 18 डेज चला। बता रहा हूँ आपको, 8 सब्जेक्ट, हमारे टाइम में 7 थे, 7 to 8 सब्जेक्ट्स देना सीए इंटरमीडिएट का इज नॉट एन इजी टास्क। इजी छोड़ो, खाली आप इंटरमीडिएट का एग्जाम्स दे दो, 8 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बस हो गया। लास्ट एग्जाम तो ऐसा लगता है, ईआर सिस्टम तो ऐसा बेचारा, वो तो खराब ही लगता है उस सब्जेक्ट के लिए मेरे को, क्योंकि ऐसा होता है बस हो गया, खत्म हो गया, और किताब देने का मन नहीं कर रहा वाला हालत हो जाता है लास्ट में, करेक्ट? तो प्लस इसका तो बीकॉम एग्जाम्स भी था, तो आपका शरीर का तो बैंड में जाता है। ठीक है। एक चीज मुझे पूछना है ऋषि, ड्यूरिंग योर एंटायर प्रोसेस डिड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो, क्योंकि बहुत जन होता है ना, ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि आज तो अब बस, अब आप तुमसे इंस्पायर हो गए, अब तो ये लोग 18 घंटा पढ़ लेंगे और बीमार कर लेंगे अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर राइट मेंटल स्टेट में नहीं होंगे, फिजिकल तो ठीक है, मेंटल स्टेट में आप अगर ठीक नहीं रहोगे तो आपको रिटेन भी नहीं होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा हाँ आई एम गिविंग 16 to 18 आवर्स अ डे, बट आपको स्लीप लेना है। लाइक मैं 7 to 8 आवर्स लेता था सुबह, एंड देन मैं दोपहर को भी सोता था। लाइक मुझे ऐसा था कि मैं दोपहर को नहीं सोना है, नहीं सोना है, लाइक एग्जाम्स आ रहे हैं ना, उस टाइम फ्रेम में रहता है। बट मैं वो लास्ट वीक तक ले गया, वो सो रहा था मैं, मुझे आदत पड़ गया था, बट डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। आप रात को अच्छे से सो, स्लीप अच्छे से रखो, और फिजिकली अच्छा चीज खाओ आप, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में लास्ट के कुछ मंथ्स में आप अगर बीमार पड़ गए, देन इट्स एवरीथिंग ओवर। और एग्जाम टाइम में तो हो गए तो आपको इतना रिग्रेट होगा, क्योंकि आप 9 मंथ्स इतना मेहनत करके उस एक दिन में अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, देन इट्स गॉन। और जैसे एक बेसिक क्वेश्चन जो सबका रहता है, जरा सीक्रेटिव क्वेश्चन है सब था, ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है ना? कि सीक्रेटिव क्वेश्चन ये सबसे पहले, फिर से अपने को मैट मिलता है हर टीचर से, आईसीआई का मैट है, खुद का नोट्स बनाया था?
कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बनाया था। जैसे जैसे मैंने लॉ के लिए बनाया था, क्योंकि वो इतना बड़ा मॉड्यूल, को आई डोंट, समराइज करना हाँ, मुश्किल है। समराइज करना मुश्किल है। उसके लिए बनाया था मैंने। इनफैक्ट मैंने 1.5 डेज में भी, वो मुझे पहले बना के रखना चाहिए था। आई नो कि लिमिट्स रहते हैं ना, कि 100 करोड़, वो करोड़। तो मैंने 1.5 डेज में एक डायरी में लिख के रखा था, ताकि मैं 15 मिनट्स पहले देख सकूं एग्जाम के। तो वो आप, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले बना के रखो उसे। फिर कॉस्टिंग के लिए हमारे फैकल्टी में बना के रखा था कंसेप्ट वाइज। तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए भी, लाइक ईआईएसएस मैंने कहा ना, मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाया था। और उस 1.5 डेज में इतना बड़ा मॉड्यूल पढ़ना इस बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। तो आप नोट्स बना, अभी आप फाउंडेशन में हो आई थिंक, तो लॉ के लिए बनाओ आप। और अकाउंट्स के लिए भी बना सकते हो कंसेप्ट वाइज, बाकी मैथ्स के लिए इतना जरूरी है नहीं आई थिंक। और इकोनॉमिक्स के लिए तो आप मॉड्यूल पर हो। और आई थिंक आईसीआई स्टडी मैट आप ज्यादा ध्यान दो। हम्म। आईसीएस स्टडी मैट मैंने हर सब्जेक्ट के लिए, फैकल्टी का तो मिल ही रहा था, बट आई क्रॉस चेक अगेन विद आईसीएस स्टडी मैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आना वहीं से है। और कुछ फैकल्टी ऐसा रहते हैं कि सीए सीएस सीएमए का कर रहे हैं ना वो लोग, तो वो सब सीएस का कुछ, भी डाल देता हूँ। हाँ, वहां भी डाल देते हैं। और हमारा खुद का ही नहीं हो पा रहा है, और हम वहां का क्या करें, राइट। तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा वहां पे। तो आप ज्यादा आईसीएस स्टडी मैट पे ध्यान दो, और फैकल्टी का भी आप रिव्यू कर सकते हो आपको अगर वहां से अच्छा लगता है, बट आईसीएस स्टडी मैट इज प्रिफर्ड। और जैसे ये प्रैक्टिकल का तो आई बिलीव इट इज एवरीबडीज ओन टेस्टिमोनी, क्योंकि अपने कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कितना क्वेश्चंस करते हैं, वो अपना अपना रहता है। थ्योरी इज समथिंग विच इज अ प्रॉब्लम। तो अगर इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव योर लॉ का मार्क्स ऑफ फाउंडेशन? लॉ 70, फाउंडेशन फाउंडेशन में 64, एंड इंटरमीडिएट? 77। तो ही इज डन वेरी वेल, 77 इन लॉ, पहला तो क्लैप कर दो, इज अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, 60 के ऊपर लाना इन थ्योरी सब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट। ऑडिट के बारे में हम लोग आएंगे, क्योंकि ऑडिट तो डरावना सब्जेक्ट है अपने लिए। ठीक है। तो लॉ, जैसे लॉ कॉमन सब्जेक्ट हो गया, तो लॉ के लिए अगर मैं पूछूं कि क्या जरूरी है, जैसे एग्जांपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद पूरा लैंग्वेज याद करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर सारा का सारा रटा रहना चाहिए माथा में, रात को सोते वक्त भी सेक्शन नंबर माथा में आना चाहिए, और आंसर लिखते वक्त क्या दिक्कत आ रहा था, व्हाट वाज द इश्यूज, जो कि प्रॉब्लम है, क्योंकि इको ऐसा है जिसमें आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो, आप कर लो, जैसे स्पेसिफिकली फाउंडेशन, इंटरमीडिएट के भी सवाल अभी हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग के लिए हो जाए इजी। ठीक है। इको दैट आई थिंक एमसीक्यूज आईसीआर मटेरियल दैट्स इनफ। अकाउंट्स में भी सेम पैटर्न, मैथमेटिक्स में भी ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न ऑफ सॉल्विंग अ लॉट ऑफ स्कैनर एंड ऑल दोस क्वेश्चंस। बट लॉ इज समथिंग जिसमें मैक्सिमम लोग को इशू होता है, दे डोंट स्कोर दैट वेल, पास तो हो जाते हैं मेरे हिसाब से किस तरीके से 40 41, बट वो जो एकदम अमेजिंग मार्क्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लैंग्वेज का क्या करें, क्या ये पूरा याद करना पड़ता है, व्हाट डिड यू डू फॉर दैट? डेफिनेटली आप ह्यूमन हो, रोबोट नहीं हो कि आपको पूरा बुक याद हो जाएगा। सेक्शन नंबर्स के लिए आई थिंक मैंने सेक्शन नंबर याद नहीं किया था। कंपनी लॉ के लिए आप कर सकते हो। आपका शायद है, कंपनीज एक्ट है आपका फाउंडेशन में, तो आप कंपनीज एक्ट के लिए कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा है नहीं वहां पे सेक्शंस। बाकी सेक्शन नंबर आई डोंट थिंक सो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इंटर में भी नहीं किया, मैंने फाउंडेशन में भी नहीं किया, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना है ना। यू कैन जस्ट गो बिफोर द सेक्शन नंबर्स। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, और आप जब कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, यू थिंक कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जो क्वेश्चन सेटर है उसके माइंडसेट में जाओ आप, क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्या ट्विस्ट कर सकता है, राइट। उस पे जाओ, और स्टडी मैट में जैसे क्वेश्चंस है उसको देखो, आरटीपी एमटीपी के देखो, एंड गेट ए अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक जा सकते हो, किस लेवल तक घुमा सकते हैं। तो वैसे करके पढ़ो, आपको याद भी रहेगा। एंड आपको अगर अलग क्वेश्चन मिल भी गया एग्जाम्स में, तो आप उतना सरप्राइज रहोगे नहीं, क्योंकि आपको वो माइंड में आ जाएगा कि हाँ, शायद ऐसा मैंने भी कभी सोचा था कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पॉसिबिलिटी है ना। और लैंग्वेज के लिए क्या किया आपने? लैंग्वेज के लिए मैंने, हाँ, मैंने थोड़ा रट्टा मारने का कोशिश किया, बट आई थिंक, डोंट थिंक सो कि आप 100% जा सकते हो। 10 to 20% या 30% आप रह सकते हो, और उतना इनफ है। उतना इनफ है, उससे ज्यादा आप जा भी नहीं सकते। सिमिलर रखो, थोड़ा लॉ के लैंग्वेज को रेप्लिका करने का कोशिश करो आप, क्योंकि प्लेन लैंग्वेज, यू कांट जस्ट यूज प्लेन लैंग्वेज ना इन प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो आप थोड़ा मॉड्यूल के लैंग्वेज को ध्यान दो, वैसा करने का कोशिश करो, जितना होता है ठीक है। 100% तो किसी का नहीं होता है, राइट। मेरा भी नहीं हुआ, AR1 का भी नहीं हुआ होगा। पेपर का जो अपीयरेंस होता है, हाँ, अपीयरेंस पे गलत वर्ड है, मतलब पेपर का प्रेजेंटेशन, हाँ। उसमें व्हाई इट इज लाइक, ये दिस कैन बी कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ थ्योरी, लाइक अकाउंट्स भी हो सकता है, एंड आपके लॉ पेपर भी हो सकती है, एंड ऑडिट पेपर भी हो सकता है, डीटी पेपर। तो ये सब में व्हाट इज द प्रेजेंटेशन दैट यू होल्ड, ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन या कुछ? सर, आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है कुछ लोगों के, कि बहुत आपका नीट रहना पड़ेगा, ये रहना पड़ेगा, वो रहना हैंड पड़ेगा। राइटिंग तो बहुत मैटर करता होगा। बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैंने जो लिखा मुझे ही समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा है।
मुझे भी कंफ्यूजन था कि हाँ थोड़ा अच्छे से नीटली लिखना है, बट इफ यू वांट टू कंप्लीट 100 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन एज वेल एज इंटर, आप इतना ध्यान नहीं दे सकते हैंड राइटिंग पे। आपको, आपने अगर सुना होगा गिरीश, गिरीश आप जानते हो, AR1 Gen 21, हम्म, उनका मैंने आंसर शीट देखा, देखा मैंने ऐसा भी देखा। ऐसा लग रहा था वो डॉक्टर ने लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। एंड ही स्कोर्ड लाइक 98 99, राइट। तो वो देखने के बाद मुझे ऐसा था कि हाँ, अगर 100 मार्क्स करना है और आप अगर 100 मार्क्स नहीं कर रहे हो सीए इंटर या फिर सीए फाउंडेशन में, बहुत लेस चांसेस है कि आपका एक्सेम्पशन आएगा, राइट। पेपर तो छूटने का चांस भी रहेगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि और मेरा ऐसा है कि मैं ज्यादा रुकता नहीं हूँ सोचने के लिए। मुझे जो मन में आ रहा है मैं लिखते जाता हूँ, वरना वो 4 घंटा वाला पेपर 3 घंटा में होगा नहीं आपका। तो हैंड राइटिंग पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ भी लाइन दो, इस तरफ भी लाइन दो, यहाँ पे लाइन दो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स में ऑब्वियसली आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा फॉर्मेट्स स्टार्टिंग में। नहीं भी बनाओ तो उतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग जो चेक कर रहे हैं उनको वैसा नहीं है कि नीट चाहिए, वो दे जस्ट वांट कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको पता है, पर नीटनेस देखने नहीं बैठे वो। तो जैसे एक 100 मार्क का पेपर है अपना, हाँ। कंसिडर एनी ऑफ द पेपर, व्हाट डू यू वांट टू कंसिडर? कोई पेपर बता दो, लॉ का बात कर ले एक बार के लिए। हाँ लो। तो जैसे अब 100 मार्क का पेपर है, पहला 15 मिनट का आपको टाइम मिला हम्म। टू प्लान योर पेपर। आई कम फॉर प्रैक्टिकल ऑल्सो, ये दोनों का अप्रोच अलग अलग होगा मेरे हिसाब से। 15 मिनट मेरे को शुरू में मिला एंड आई हैव 3 आवर्स ऑफ राइटिंग द पेपर। तो उसको आप कैसे प्लान किए? व्हाट इज दैट 15 मिनट्स एंड व्हाट आर द 3 आवर्स दैट यू होल्ड? 15 मिनट्स में आई थिंक, मैंने बहुत लोगों से सुना है और फाउंडेशन में भी ये मैंने फॉलो किया था कि हर क्वेश्चन पढ़ लो देन डिसाइड द ऑर्डर। बट इंटर में मैंने वो उससे और फास्ट करने की कोशिश की। मैं जस्ट ओवरव्यू ले लेता था। लाइक आप अगर स्टडी करो पास्ट पैटर्न्स को, तो आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर से आ सकता है। तो आप जिस चैप्टर में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पहले वो देखो, क्योंकि वहां पे सब माइंडसेट का गेम है। वो देख लो, उसके बाद जो आपको आ रहा है उसका फ्रेमिंग स्टार्ट कर दो, कि आपको जब पेपर आया यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग, राइट। आप तभी उस 15 मिनट्स में आप पूरा स्कैन कर लो ऊपर ऊपर से। आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है या फिर लग रहा है कि ये हाँ ये क्वेश्चन शायद मैंने देखा हुआ है, यू जस्ट फ्रेम योर आंसर। जैसे ही कॉपी मिले यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग। और आपका एक दो क्वेश्चन अच्छा से हो गया, देन योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी ऑन अनदर लेवल। और फिर बाकी जो आपको लग रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा वो भी हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग में एंटिसिपेटेड था कि मैंने थोड़ा स्टडी किया था पास्ट पैटर्न्स को, कि इस बार बहुत टफ आने वाला है। एंड टफ भी आया, एंटिसिपेटेड था। बट आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर आई वाज जस्ट ब्लैंक, कि कुछ नहीं आ रहा है। एक या दो क्वेश्चन आता था मुझे हार्डली। बट देन आई डिडंट पैनिक। काम रखो, ऐसा होगा, एक या दो पेपर में तो होगा ही होगा आपके साथ। काम रहो, यू जस्ट, मतलब उन्होंने ऐसा सेट किया है कि आपको माइंडसेट से खेलना है उनको। आप अगर करने जाओ तो कंसेप्चुअली करने जाओ, वो होते जाएगा होते जाएगा। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ एंड आई स्कोर्ड 88 इन कॉस्टिंग। क्लैप पेपर का 88 एंड कॉस्टिंग इस बार एक्चुअली में टफ था। हाँ। इट और वाज अ जनरल रिव्यू, ठीक है। और फिर इंटर का एक तो खतरनाक सब्जेक्ट के बारे में आएंगे, जो हमारा प्रीडोमिनेटली आवर फेवरेट सब्जेक्ट, बट स्टिल इट हैज बिकम अ नाइटमेयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। उसमें भी हम लोग आ जाएंगे। फर्स्ट पेपर तो हमेशा अकाउंटेंसी होता है भाई, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटरमीडिएट हो। कितने अच्छे से प्रिपेयर हो, डर तो लगता है, बहुत जन ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट डिड यू डू फॉर अकाउंटेंसी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का इन जनरल के लिए फर्स्ट पेपर? हाँ, तो फर्स्ट पेपर के लिए ऐसा था कि आई वॉज कॉन्फिडेंट इन अकाउंट्स। मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया था इंटर के लिए दैट वाज अकाउंट्स। एंड मेरा ऐसा था कि हाँ मेरा ये स्ट्रेंथ है, तो मैंने रिविजन्स कंपैरेटिवली कम किए थे और मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ था, लाइक 1 वीक रखा हुआ था मैंने। तो आफ्टर डूइंग दैट, जब मैं एग्जाम सेंटर के बाहर था, मैं देख रहा था, आई वॉज टोटली ब्लैंक। तो वैसा होता है उस सिचुएशन में, थोड़ा ब्लैंक लग रहा था मैं। बट देन जब आप बैठोगे, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे आपका हो जाएगा। तो जस्ट आपको पैनिक नहीं करना है तब। और अकाउंट्स के लिए यू हैव टू गो कंसेप्चुअली। लाइक कंसेप्ट रहते हैं, उसके क्वेश्चंस रहते हैं। आप अगर ध्यान से अगर देखो तो एक कंसेप्ट रहेगा, उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसा आप करो कि कंसेप्ट कर लो, देन उसका एक या दो क्वेश्चन मैक्स, क्योंकि वो लास्ट के जो आप रिविजन करोगे उसको आपको इतना कंसाइज करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट डू एवरी क्वेश्चन ऑफ ए चैप्टर, ठीक है। यहाँ का करो, देन आरटीपी एमटीपी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। लाइक हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है। अकाउंट्स के लिए आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू एंड स्टडी मैट, दैट्स इनफ, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। एंड दिस टाइम ऑल्सो बहुत लोग बोल रहे थे कि अकाउंट्स का एग्जाम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, बाहर से कुछ बाहर से नहीं था। हर क्वेश्चन देखा हुआ था, राइट। आपको सब करते रहना है। आपका फाउंडेशन को है आप, तो मई 18 से आपका स्टार्ट हुआ था आई थिंक, मेन न्यू कोर्स जो अभी चल रहा है। तो मई 18 से हर क्वेश्चन आप सॉल्व करने का कोशिश करो।
दैट्स इनफ फॉर अकाउंट्स, उससे ज्यादा एंड कुछ 15 मिनट्स जो शुरू में मिला था, डिड यू ट्राई टू फिगर आउट अ क्वेश्चन और यू ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन एट दैट टाइम? नहीं। सेम स्ट्रेटेजी मैंने जो कहा था, मैंने पहले देख लिया सब कुछ, एंड देन वो जो 5 मिनट लास्ट बच जाता है उसमें आई सॉल्व इट इन माइंड की कौन सा एंट्री होगा, क्या कैलसी होगा, से क्या। या हाँ। जैसे भी। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट्स बहुत मैटर करता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा कुछ सवाल जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा आया हुआ है कि रूटीन कैसा फॉलो किया था आपने? रूटीन मेरा जैसा मैंने फाउंडेशन का कहा कि 1 सब्जेक्ट पर डे, और मुझे जो टफ लगता था वो सुबह सुबह मैं करता था, तो आई फॉलोड दैट फॉर 15 मंथ स्ट्रेट। एंड समबडी हु स्टडीज इन द नाइट? स्टडीज इन द नाइट। सीए के लिए तो प्रेफर्ड मैं नहीं करता हूँ उतना। हाँ नहीं, स्टडीज इन द नाइट सेम करो ना आप। आपको जो हम लोगों का सब का रहता है कि हाँ इस आवर में आई एम वेरी इफेक्टिव, उसमें आप वो टफ वाला सब्जेक्ट करो और बाकी दिन आप एक एक सब्जेक्ट खत्म करते जाओ, वैसा। और जब ऐसे डीमोटिवेशन सा फील है, ऐसा लगे बस जिंदगी और कुछ है नहीं, तन्हाई सा हो जाए जीवन में, हाँ कुछ है नहीं, तब क्या करना चाहिए? ऐसे लिखा हुआ है इसमें, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इन एवरी सब्जेक्ट वी डोंट लाइक इट और वी आर वीक इन इट। ये कौन लिखा भाई? मेरे को जानना है इसके बारे में। तो अगर आप कभी डीमोटिवेट हो जाए कि आप क्या पता नहीं हो अपने हिसाब से, हाँ तो कैसे मोटिवेट रहते हो अपने आप को? सर, आई यूज टू कॉल माई फ्रेंड्स, लाइक मेरा एक फ्रेंड, एक या दो फ्रेंड थे मेरे, जिनको मैं कॉल करता था। वी यूज टू स्ट्रेटेजाइज कि हाँ आज ये करना है वो करना है। वैसे आप मोटिवेट रहते हो ना कि वो भी कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक, आई यूज टू प्ले। फिर मूड ठीक हो जाता है, क्योंकि आपके अगर माइंडसेट में है कि आपको एआर लाना है तो आप लैग नहीं कर सकते ना। आपका है माइंड में तो आपको वो इनर मोटिवेशन चाहिए होता है, आपको जस्ट एक्सटर्नल से कुछ नहीं होगा। आपका इनर मोटिवेशन अगर है कि आपको कुछ करना है तो वो अपने आप आ जाएगा। हाँ एट टाइम्स फील होता है, यू कैन रीच आउट टू योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स जो होते हैं उनको रीच आउट करो, वो समझाएंगे आपको, इवेंचुअली मूव आउट हो जाओगे आप। और आप, हम लोगों का सबका एक कुछ ना कुछ मूड लिफ्टर्स होते हैं, लाइक कुछ लोगों के म्यूजिक, कुछ लोगों के लिए डांसिंग, या फिर गोइंग आउट फॉर अ वर्क। आप वो करो, डेफिनेटली फील होगा बहुत ज्यादा है। 9 मंथ्स, 15 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स बहुत लॉन्गर पीरियड है। डेफिनेटली फील होगा, इनफैक्ट मुझे भी फील हुआ था, बट देन वही फॉलो किया मैंने जो आपको मैंने कहा। आप मूव आउट हो जाओगे। उस टाइम पे लगता है कि नहीं यार और नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं करता है, बट करना तो है आपको, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि करना और जैसे अकेला पढ़ना एडवाइजेबल होता है या ग्रुप में या फिर कोई दो जन के साथ में? व्हाट इज दैट एडवाइस दैट यू हैव? है। आई थिंक मेरा ऐसा है कि मुझे अकेला चाहिए, एकदम अकेला चाहिए, क्योंकि मैंने जो फ्रेंड का बात आपको किया ना स्ट्रेटेजाइज करा, मैं उसके साथ ग्रुप स्टडी भी कर सकता था, बट आई डोंट प्रेफर दैट। मेरा ऐसा है कि मुझे अकेले करना है, मुझे एकदम अकेले रहना है, एक फैमिली मेंबर्स भी नहीं रहने चाहिए मेरे आसपास, मेरा वैसा है। अकेले रहना इज एडवाइजेबल। बोल बोल के पढ़ता था मन में कैसे? हाँ नहीं, आया अब हम क्या करेंगे? बोल बोल के पढ़ो, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं, ऑब्वियसली थ्योरी आप बोल बोल के जोर जोर से बोल बोल के पढ़ो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आपके कान में जाएगा, फिर ही आपको समझ में आएगा। थॉट्स भी नहीं आएगा माथा में शायद। हाँ प्रैक्टिकल फिर। पर चलाना एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, हाँ थोड़ा अजीब लगेगा, तो वो चीज हो जाएगा। एंड देन समराइज नोट्स आपने सजेस्ट करी थी एक्चुअली दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन थिंग्स। फिर यू हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड यू टेक अप व्हेन यू वर प्लानिंग योर स्टडीज? मैंने जैसे कहा कि एक सब्जेक्ट पर डे, बट देन आप बहुत बोर हो जाते हो, क्योंकि क्लासेस बहुत ज्यादा देर तक चलती है। क्लासेस या फिर आप सेल्फ स्टडी भी करो, आप बोर हो जाओगे और आपको उतना इफेक्टिवली आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप एक सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ो। मतलब 80-20 रूल में फॉलो करता था, 80% ऑफ द डे वन सब्जेक्ट एंड 20% अनदर। तो 80% जब खत्म हुआ, वो 20% को 80% में ले आओ, बाकी को 20% में ले आओ। आपका वो फ्लो भी बिगड़ेगा नहीं, धीरे धीरे से आप फ्लो में भी आ जाओगे दोनों सब्जेक्ट के, एंड यू विल नॉट गेट बोर्ड। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इज एडवाइस। सर्टेन मिस्टेक्स दैट यू फील कि यू शुड अवॉइड, जो आपने भी गलती शायद किया होगा, नहीं भी किया होगा, या आपने सही टाइम में अवॉइड कर दिया, एंड यू फील कि नहीं नेक्स्ट जो मेरा, जैसे इट्स लाइक अगर एक छोटे भाई या बहन आपसे पूछेंगे कि ये गलती है आपको नहीं करनी है, तो व्हाट आर दैट एडवाइजेस दैट यू वांट टू पुट थ्रू फॉर सीए एंड जनरल? व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू सीक ऑफ जिसकी वजह से रैंक नहीं आता, या फिर जो आप सोचते हो, या फिर कुछ भी रीजन से आप सक्सेसफुल नहीं होते हो उतना इन योर एरिया ऑफ एम? एकेडमी के लिए आई थिंक नोट्स बनाओ, अपना अपना नोट्स बनाओ, कॉपी मत करो किसी से। आपको नहीं पता ना उन्होंने क्या कॉपी कवर किया है नहीं किया है, या फिर फैकल्टी जो आपको बोल रहे हैं, लाइक आपको अगर ट्रस्ट है उनपे देन यू कैन फॉलो, बट आपको अगर उतना पता नहीं है तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो, यू जस्ट क्रॉस चेक विद एवरीथिंग। अपना नोट्स बनाओ, खुद का स्ट्रेटेजी लगाओ, कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट मत करो किसी भी स्ट्रेटेजी का। लाइक
मेरा एआई है तो मेरा स्ट्रैटेजी कॉपी में पेस्ट मत करो, क्योंकि आपका अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, आपका मेथोडोलॉजी अलग है, मेरा अलग है। उसको करो एंड देन प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत ज्यादा हम लोग सफर भी कर रहे हैं उसके वजह से। देन हेल्थ पे ध्यान दो, आई थिंक दैट्स इनफ। कोई ऐसा मिस्टेक्स जो आप चाहते हो कि दे अवॉइडेड? थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, बट आई थिंक रिलेशनशिप्स में अभी मत जाओ आप, उन सब नो चीजों में मत नेपाली पड़ो, डिस्ट्रैक्शंस में मत पड़ो आप, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे 15 मंथ्स लग गए, तो वन ऑफ द रीजन वाज दैट। आई डोंट थिंक सो मुझे ज्यादा करना चाहिए वो शेयर, बट हाँ, अब देख लो, मैंने मेरा गलती था वो, जिसकी वजह से शायद रैंक हैम्पर हो जाता, बट इवेंचुअली मैं मूव आउट हो चुका था उससे। तो अभी फिलहाल के लिए अभी मत तो मत करो, राइट। ये मोटिवेट नहीं कर रहा है आपको, हाँ, मतलब ऐसा नहीं, दिस इज द पॉइंट, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव वाला चीज। हाँ, बहुत नाउ इट सब्जेक्ट। साउंड्स अ लिटिल रॉन्ग हाँ, इन दिस वे बिकॉज वो खाली एक फ्रेज बोले दैट ही इवेंचुअली मूव्ड आउट, बट ऐसा नहीं कि इट इज अ बैड थिंग और अ गुड थिंग, इट्स नो, जस्ट कि उस समय वो सही है या नहीं है। लाइक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, फाउंडेशन में उसी के साथ था, मेरा 322 आया, इंटर में मैं नहीं था, फिर भी ये एयर आ चुका है। तो ऐसा है कि आप दोनों में रहो, बट आपका वो रहना चाहिए, वो रौनक राइट। बहुत मोटिवेटेड हो गया इस चीज को लेके, ये फाउंडेशन का टेंशन नहीं है, हो जाए इंटरमीडिएट में देख लेंगे। तो चीज ऐसा है, बट नहीं, एवरीथिंग हैज अ फेज इन टाइम एंड दैट नीड्स टू बी डन, आई बिलीव ना। ये एक एग्जाम्पल था, मतलब जो भी आपको मेंटल पीस आपका इफेक्ट कर रहा है, यू मूव आउट ऑफ इट। दैट कैन बी सोशल मीडिया, हाँ, फोन्स और एनीथिंग, यस, रिलेशनशिप इन जनरल, हाँ, या फिर फ्रेंड्स जो कि आपको इन जनरल मोटिवेट नहीं कर रहे, इनफैक्ट डीमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर मतलब ऐसे नहीं कि आपको डीमोटिवेट कर रहा है जैसे कि यार क्या था, इतना पढ़ेगा तुम, चलो चल के घूम के आता है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपके पास में ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप है इस एज में, तो आई थिंक इट इज बेटर, आई थिंक इट्स अ कॉमन एडवाइस, ठीक है, जो मुझे समझ में आया कि जस्ट मूव आउट ऑल दोस फ्रेंड्स फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोस्त जो बाद में आएंगे वो काम ही नहीं आएंगे आपके आगे जाके, दे विल जस्ट बी योर फ्रेंड्स व्हेन यू गो आउट फॉर अ क्लब, और मे बी क्या होता है हाँ, आजकल, लॉन्ज लाउंज एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए दोस्त बनेंगे, योर कोर फ्रेंड्स आई थिंक विल नेवर हाँ। मेक यू डू एनीथिंग शिट। लाइक मेरे भी, फॉर एग्जांपल, मेरे भी कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे, अभी उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, बिकॉज लाइक सर मेंशन्ड, वो उस कैटेगरी के थे, मतलब खुद को समझ आ जाता है ना, हु आर गुड फॉर यू, हु आर नॉट गुड फॉर यू, हु आर जेलस ऑफ यू, हु वांट्स गुड फॉर यू। तो आपको वो माइंडसेट रखना पड़ेगा। नाउ आई हैव मेट मेनी गुड पीपल, लाइक शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड। आई मेट इन ओरिएंटेशन कोर्स एंड आईटीटी कोर्स जो हमारा होता है, आपको बहुत फ्रेंड्स मिलेंगे, ऐसा मत फील करना कि हाँ मैं लेफ्ट आउट हो चुका, कोई मेरे साथ नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंड्स के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी, राइट। अभी जिस पे ध्यान देना है आपको, आप उस पे ध्यान दो। आपको अगर कुछ मिल गया, लाइक मुझे अभी मिला है, तो मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अगर आपको, आप अगर ये फेज आप वेस्ट कर देते हो, आपको अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, तब भी कुछ नहीं मिलेगा, राइट। वो सोच के रखो एंड यूज इट एज ए फ्यूल। अगर अगर जैसे अभी मैं, इफ आई जस्ट शट डाउन द कैमरा फॉर अ व्हाइल, ठीक है, एंड आई आस्क यू ब्लंट क्वेश्चंस राइट फ्रॉम द प्लेसेस जो इसमें समराइज अल्टीमेटली है, ठीक है, इफ एनीबडी इज एमिंग टू स्कोर वेल इन देयर एग्जाम्स, शुड दे, लाइक उनको अपना फोन्स जो है उनमें सोशल मीडिया एंड उसका यूसेज क्या कर देना चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रेट अवे, ये नहीं कि कम कर देना चाहिए, बिकॉज कम इज अ वेरी मॉडेस्ट आंसर ना, कम कर दो यूज को, व्हाट डू यू सजेस्ट, कि बंद कर देना चाहिए, यूज करते रहना चाहिए, व्हाट इज योर एडवाइस? अगर आपका स्टडीज हैम्पर हो रहा है, आप हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ हैम्पर हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आई थिंक कट ऑफ कर दो उसे। लाइक अभी तो व्हाट्सएप नेसेसिटी हो चुका है कि कम्युनिकेशंस में ही से होते हैं, तो व्हाट्सएप रहने दो, वहां ज्यादा नहीं है डिस्ट्रैक्शंस, बट आई थिंक इंस्टा इज द वेस्ट ऑफ टाइम अभी के लिए, अभी के लिए फिलहाल के लिए तो। और स्नैपचैट वो सब तो भूल ही जाओ, ठीक है। रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स? प्रिंटेड, प्रिंटेड नोट्स। प्रिंटेड। एंड प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस करना है या और रिटर्न और प्रिंटेड, रिटन और रिटर्न रिटर्न। रिटन ऑफ योर खुद का हाँ, नोट्स? ये खुद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इन्होंने बोला कि मैं खुद से नोट्स बनाए। आप टीचर को ट्रस्ट करो नहीं करो, ठीक है, एक्चुअली ट्रस्ट करके ही सारे जन आते हैं मेरे हिसाब से, तभी पढ़ने आते हैं, बट अगर आप कितना ही ट्रस्ट कर लो, आई थिंक खुद का नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वो खुद से बनाना है बैठ के, आप चाहे कंपाइल कर लो बैठ के अच्छे से, बट आई थिंक वन थिंग इज पर्सनल खुद का नोट्स, क्योंकि ये मैं भी किया हूँ, ठीक है, कि मैंने भी अपने नोट्स खुद से बनाए टिल सीए फाइनल्स, आई हैव मेड माय नोट्स एंड ही विल आल्सो इवेंचुअली डू इट, एंड वो चीज जरूरी है। तो यू सजेस्ट फॉर रिटन नोट्स, सेल फोन्स को एंड सोशल मीडिया सजेस्टिंग यू फॉर क्लोजिंग इट, सुबह का पढ़ाई या रात का पढ़ाई? सुबह का। सुबह का पढ़ाई। उसके बाद में हाउ डू यू बैलेंस योर थिंग्स, लाइक कभी कभी जब ब्रेक लेने का मन करे तो शुड यू टेक द ब्रेक, या फिर आपको अपना रूम को बंद कर देना चाहिए, 6 महीने बाद में पूरा दाढ़ी के साथ में लिख लो आप, या क्या भी? डेफिनेटली आपको ब्रेक्स लेना चाहिए, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हो पूरा दिन, देन आपको वो चाहिए कि आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ।
और उसको रिस्ट्रिक्ट करना है आपको। लाइक मैं टाइमर लगा लेता था कुछ दिन के लिए, टाइमर लगा देता था कि हाँ इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो आपको उतना कंट्रोल रहना पड़ेगा खुद के लिए, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक कि आपने ऐसा कुछ अलग किया जिसके वजह से यू स्कोर्ड अ रैंक एंड और यू स्कोर्ड वेरी वेल इन योर सीए फाउंडेशन? एक उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं, यस। हाँ, तो अगेन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मैंने अपना पहचाना। अकाउंट्स वाज ए स्ट्रेंथ, मैंने उस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया, जितना देना चाहिए था उतना दिया। लॉ वाज माई वीकनेस, उस पर बहुत ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि आपको सब में इक्वली अच्छा स्कोर करना है। 90 से 40 आप नहीं जा सकते, आपको 80-80 लाओ तब आपको रैंक आएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आप ध्यान दो कंसिस्टेंटली। मैं 15 मंथ्स में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ होगा कि मैंने बुक नहीं खोला। एक 10 मिनट्स के लिए भी मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, वैसा है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है कि हाँ कंसिस्टेंट रहो, होगा होगा, सब लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। बट हम लोगों को क्या है, हम लोगों को कुछ अलग सुनना है, कुछ अलग एडवाइस दो हमको। वैसा कुछ नहीं है, वी ऑल नो इट। बेसिक्स को फॉलो करो, हो जाएगा। एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस अभी मैंने अभी रख के रखा है, उन्हें सबका ऐसा मन से आ रहा है। हाँ, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए भैया? फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन एंड इंटर दोनों ही बता दो। हाँ, फाउंडेशन सेल्फ के स्टडी के लिए मतलब कब तक, कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? फाउंडेशन के लिए अराउंड 1.5 मंथ्स पहले एग्जाम्स के, और इंटर के लिए 2 मंथ्स, मिनिमम 2 मंथ्स मिनिमम 2 मंथ्स इन सीए इंटर एंड 1.5 मंथ्स आपको चाहिए सीए फाउंडेशन में सेल्फ स्टडी के लिए, फॉर सेल्फ स्टडी। जब उसमें कोचिंग नहीं चल रहा हो आपका, खाली सेल्फ स्टडी आपका हो रहा हो। तो ये आपका था सिलेबस कंप्लीशन वाला चीज को लेके, कब डिसाइड कर कितना टाइम डिवोट करना चाहिए हर सब्जेक्ट में? तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी एड्रेस दिस। हाँ डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको अपना डिसाइड करना है। आप एकेडमिक प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे? लाइक पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड हाउ डू यू बेसिकली बैलेंस दैट एकेडमिक प्रेशर? हाँ, एकेडमिक प्रेशर तो रहता है ऑब्वियसली। लाइक आपके खुद का एक्सपेक्टेशंस है, आपका पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन योर पास्ट लाइफ, तो रह जाता है वो एक्सपेक्टेशन। लाइक मैंने भी कहा था कि एआर का प्रेशर था, बट देन यू हैव टू रिमेम्बर कि आपके हाथ में क्या है, एफर्ट्स है, अभी प्रोसेस है। आप 100% दो, फिर होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा ना। आपको वो प्रेशर लेके फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका परफॉर्मेंस ही हैम्पर करेगा। राइट, तो आप प्रोसेस पे ध्यान दो, 100% दो, रिजल्ट्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सीक्वेंस के बारे में दिया हुआ है, क्वेश्चंस का सीक्वेंस। एक पेज में एक ही आंसर लिखना चाहिए। तो ये तो काफी जनरिक क्वेश्चन है, हाँ बट या यू कैन आंसर देम। हाँ, तो मैंने कहा था कि आपको जो बेस्ट आंसर्स है वो आप पहले लिखो, क्योंकि एक दो आंसर्स में वो एग्जामिनर का माइंडसेट हो जाता है कि हाँ आपको आता है या आपको नहीं आता है। उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका रेस्ट ऑफ द आंसर शीट कैसे चेक होगा। तो मेरा ऐसा हमेशा से था, लाइक 11 12 या फिर फाउंडेशन इंटर, बेस्ट आंसर्स आप पहले लिखो। और एक क्वेश्चन के अंदर जैसे एबीसीडी होते हैं, तो उसके आप अंदर जंबल अप कर सकते हो, बट 1 2 3 को जंबल अप मत करना। मैंने उल्टा कह दिया शायद। 1 2 3 को आप जंबल अप कर सकते हो, मतलब 2 के अंदर एबीसीडी को आप उसको जंबल अप कर जमा सकते हो, 2A 1B वैसा मत करना। क्योंकि आप जितना इजी बनाओगे चेकर के लिए, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपको। करेक्ट, ऐसा है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे अभी फाउंडेशन का एग्जाम जो दिसंबर में खत्म हो गया, हाँ एंड आपका मन है, आपको ऐसा लगता है कि आपने फाउंडेशन में अच्छा किया, ना आपको लगता है, गट फीलिंग तो आ जाता है कि आप पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो, शुड यू इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ विद सीए इंटर इफ यू आर एमिंग फॉर रैंक, और यू शुड वेट? आई थिंक कुछ 1 to 2 वीक्स आप थोड़ा इंजॉय कर लो, और उससे ज्यादा आई थिंक टाइम वेस्ट हो जाता है। लाइक मैंने कहा ना, मैंने मार्च में स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा लेट हो गया था। इफ यू आर एमिंग फॉर अ रैंक, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, विद इन 1 मंथ इज प्रेफरेबल। आपको अगर 9 मंथ्स में देना है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना आप एग्जाम्स के बाद। I've almost covered all the questions, I believe, जो है इसमें। Any specific questions? I think you should utilize the time very well. कि अगर कुछ specific question है which you want to ask for your personal requirements also, then you can eventually ask. तो ऐसा कुछ है, या फिर मैंने कुछ ऐसा टॉपिक जो मिस कर दिया? Any question here? किसी का भी कोई भी सवाल है मन से, कुछ भी, it can be a very nonsense question also. Don't worry, we all tend to ask certain बोलते हैं ना वो nonsense questions in our heads. जो nonsense नहीं है, वो लगता है कि बस nonsense है, but important हो जाता है वो कभी कभी। ऐसा कोई सवाल किसी की तरफ से भी, या सब भी इसने बोल ही दिया? अगर कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है तो उसको मैथ्स को कैसे टैकल करना? नॉन मैथ्स, मैथ्स। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे कि आपको इजी लगेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 100% चाहिए। लाइक मैंने भी एक दो चैप्टर शायद छोड़ दिए थे मैथ्स के लिए। लाइक कैलकुलस है शायद आप लोगों का, तो मैंने वो छोड़ दिया था, क्योंकि मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड से था नहीं। मैंने भी 11 12 में मैथ्स लिया नहीं था। तो वैसा कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप ज्यादा ध्यान दो। लाइक अभी आपका वीकनेस हो गया ना वो मैथ्स, तो आप ज्यादा टाइम दो उस पर, ज्यादा मॉक टेस्ट लिखो।
राइट। तो एग्जाम में ऐसा होता है कि मेरा दोस्त बोल रहा था 1 घंटा 15 मिनट में इसका 30 या 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उससे तो काम नहीं सकता है। नहीं, मेरा भी एक फ्रेंड है, लाइक सर नोस, शी इज समवन, उन्होंने 45 अटेम्प्ट किया बस 2 घंटा में, एंड शी स्कोर्ड 41, सो शी क्वालिफाइड। तो सबका रहता है वो, अपना अपना स्ट्रेटेजी है। मेरे कितने फ्रेंड्स ने 60 किया, 50 किया, स्टिल दे क्वालिफाइड। आपको जस्ट श्योर रहना है। वो जो आप बोल रहे हो ना, तुक्का मारना, वो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो आपको अदर एंड पे लैंड करा सकता है। क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है उसमें, तो ऑब्वियसली वो चीज़ है। और अच्छा, ये तो ज़रूरी था ना कि अगर आपका मैथ्स रहेगा तभी आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो somebody has scored without having maths in 11 and 12 done well। नंबर 2, आपको 11 12 में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, रैंक होल्डर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सीए निकालोगे। वो भी मिथ टूट गया आज तो यू हैव 2 3 मिथ्स व्हिच हैज बीन ब्रोकन डाउन कि आपको बहुत अच्छा पड़ेगा तभी आपका होगा। हाउ डू यू ऋषि, एक चीज बहुत जरूरी था, हाउ डिड यू फील कि हाँ मेरे को सीए करने का, या मम्मी पापा ने बोला सीए कर लो? सर आई थिंक साइंस नहीं लेना था मुझे, आर्ट्स भी नहीं लेना था, कॉमर्स में ही करना था, इतना तो डिसाइडेड था। देन आई वांटेड बेस्ट फॉर माई सेल्फ। एंड इफ यू सी कि कौन सा प्रोफेशन ज्यादा है, मेहनत करने से मैं नहीं डरता। मुझे पता था टफ कोर्स है, बट देन रिवॉर्ड्स आर इक्वली, है ना, वो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स है यहाँ पे। तो उस वजह से मैंने सीए चूज किया था। एंड डू यू फील कि जैसे अगर आपने सिर्फ पास किया होता और आपने जो रैंक अभी लाया, तो उसमें कुछ ऐसा फर्क पड़ता, या आपको लगता है ऐसा फर्क पड़ेगा मेरे को अभी आपको आगे जाके? आई थिंक डेफिनेटली रैंक से फर्क पड़ता है, क्योंकि नाउ यू गेट रिकॉग्नाइज्ड अमंग पीपल। आपको आर्टिकलशिप में प्रेफरेंस मिलेगा, पोस्ट क्वालिफिकेशंस में प्रेफरेंस मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि अभी मेहनत कर लो, बाकी का लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। Right? तो अनुष्का, मेरा भी है तो हमारा सारा हिस्ट्री ऑफ मैथ्स को एकदम जैसे थोड़ा अच्छा आ गया है, पर कौन सा बता रहे हैं? 3 अब पार्ट्स है, उसमें कौन सा पे फोकस करना चाहिए? अब लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होते हैं। एंड देन यू मूव आउट टू मैथ्स। मैथ्स जितना हो पा रहा है उतना करो। एग्जाम्स में भी आप पहले एलआर एंड देन स्टैट्स करो, एंड देन मूव आउट टू मैथ्स, ठीक है। सिली मिस्टेक्स होता था क्या? सिली मिस्टेक्स डेफिनेटली, इसलिए आपको चेकिंग भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, क्योंकि कॉस्टिंग में मैंने कहा ना, मेरा बार इतना बार हुआ है कि मैंने ऊपर कुछ लिखा, देन आई जस्ट एक बार मैंने ऐसे देखा कि हाँ मैंने क्या लिखा है, देन मैंने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये गलती हो चुका है यहाँ पे, जिसकी वजह से पूरा एंड आंसर बदल चुका है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, तो आप चेक करो उसको। सिली मिस्टेक्स होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप उस इतने प्रेशर में, उस टाइम फ्रेम में आप इतना फास्ट फास्ट लिख रहे हो, डेफिनेटली सिली मिस्टेक होगा। और इस लेवल का क्वेश्चन पेपर आजकल आ चुका है कि आ रहे हैं कि सिली मिस्टेक्स होना ही होना है। राइट, क्योंकि कुछ लोग को ऐसा रहता है कि हाँ मेरा एग्जाम्स बहुत अच्छा गया था, इतना कम मार्क्स क्यों है, क्योंकि उसी वजह से कि आपका सिली मिस्टेक्स हो चुका है। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? Well, connect मैंने वो आंसर्स हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से लोग स्केल लेके बैठते होंगे ऐसे। हाँ। स्केल लेके, अच्छा इसका लेंथ इतना है, इतना विड्थ है, मार्क्स दे दो। आ, उतना बट ज्यादा, जेन्युइन क्वेश्चन। हाँ उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो मैटर करता है। आप टू द पॉइंट आंसर लिखो सीए में। आप ज्यादा लिखने जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा भी नहीं उसमें। आप टू द पॉइंट लिखो, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो चेकर्स होते हैं ना, उनको ज्यादा वो जितना प्रेफर करते इजी कर दो उतना बेटर है, हैं। जैसे जितना इजी, हाँ जितना आप, मतलब पैराग्राफ में अपने टैक्स को की प्रोविजंस पे कंफ्यूजन हाँ वैसे आपने जैसे कहा ना, तोड़ तोड़ के, हाँ वैसे लिखा था। तो ये अब चीज है। जितना इजी करोगे चेकर के लिए, उतना इजी आपके लिए होगा। तो वो जो पूरा शेप दिया जाता है इसीलिए रहता था ताकि वो चेकर जो उसको समझ में आ जाए कि आप क्या लिखने रहे हैं। ठीक है। तो सीए क्वेश्चंस जो है अभी तो और लेंगे, अभी पिकअप करेंगे। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो 12th में एंड दे एमिंग फॉर सीए। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस इन जनरल कि उनको कब शुरू करना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड एम मे और शुड अटेम्प्ट इन नवंबर, क्या करना चाहिए, नया कोर्स के बारे में कुछ ऐसा सवाल आपको नहीं? अंशुल लोग में है लोग कोई? मैथिली भी है क्या? कोई सवाल? प्रियमदा लोग का किसी का सवाल कुछ? पहले स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन अगर मेजर एरिया पर। मई के लिए आप कर रहे हो तो 1.5 मंथ्स पहले तक आपका खत्म होने जाना चाहिए। और आपको क्लासेस के लिए आई थिंक 2 to 3 मंथ्स चाहिए होते हैं। मिनिमम। 2 to 3 मंथ्स, तो आप वैसे कैलकुलेट कर लो, 4 to 5 मंथ्स आपको चाहिए होगा, एक अटेम्प्ट आपको करना है तो स्टार्ट करने के लिए वहां से 4 to 5 मंथ्स। और कुछ सवाल दिपेश लोग का इनका यहाँ पे? कोई भी क्वेश्चन लिखी हर्षिता? नहीं? क्वेरीज कुछ? लड़का लोग का बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होता है ना, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लड़का लोग का पूछा। लड़की लोग तो क्या होता है, वो रहता है, सेंट्रिक रहता है वो लोग। तो लड़का लोग का तो कई सारा डिस्ट्रैक्शन होता है लोग दोस्त लोग के केस में। और कोई सवाल प्रेरणा लोग का? नो में क्वेश्चन? आप
आई प्रिफर ऑनलाइन बिकॉज मुझे ऐसा है कि मुझे अकेले पढ़ना है और मुझे अपने स्पीड पे पढ़ना है। लाइक 1x पे तो मुझे याद नहीं मैंने लास्ट कब एक लेक्चर देखा होगा। 1.5x या फिर 2x पे ही चलता था आई थिंक। मेरा ऐसा है कि मुझे अकेले पढ़ना है, चार लोगों के बीच में मुझे नहीं पढ़ना है। बट सब लोग के लिए वैसा नहीं रहता है, कुछ लोग के लिए रहता है कि मैं सब लोग के साथ ही पढ़ूंगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, तो वो बहुत सब्जेक्टिव है। बहुत सब्जेक्टिव है ये हाँ। चीज। ऑनलाइन में कॉन्फिडेंस लेवल पर पॉइंट आता है। सॉरी। ऑनलाइन में कॉन्फिडेंस लेवल पर पॉइंट आता है। हाँ वही है ना, आपको सेल्फ। 15 मिनट नहीं ज्वाइन करूंगा फिर 1.5x में तो और नहीं नहीं नहीं, मैंने लाइव किया ही नहीं। आप रिकॉर्डेड कर लो ना, फिर रिकॉर्डेड कर लो। और आप अगर सेल्फ ड्रिवन हो तो आपको वो प्रोक्रास्टिनेशन वाला होगा नहीं आपका। देखो मैं यहाँ पे तो टू बी वेरी फ्रैंक आई कॉल इट एन एक्सेप्शन ओनली बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट होता है टू कंसंट्रेट फॉर द नेक्स्ट 9 months सिटिंग इन योर होम एंड फोकसिंग ऑन द लैपटॉप। इसके लिए अलग लेवल का डिसिप्लिन चाहिए जो इनके अंदर है। इट्स अ ग्रेट थिंग जो कि आपको डेवलप करना है टू बी वेरी फ्रैंक। बट द पॉइंट इज जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इवन इफ सर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, सोचिए बाई चांस, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि अभी तक भी वी आर कंप्लीटली रेडी विथ प्रोवाइडिंग ऑल द क्लासेस फॉर सीए इंटर्न। दैट्स लाइक अ ट्रुथ जो कि हमें मानना पड़ेगा। आप मानो नहीं मानो आपके ऊपर है, ठीक है, बट दैट्स अ ट्रुथ। तो उस केस में अगर हम लोग ये हो जाएंगे ना कि नहीं हमें तो ऐसे करना ही नहीं है, हमें तो ऐसे ही करना है चाहे कैसे भी कर लो, उस केस पे फिर आपके तो वही है ना, बहाना ढूंढ रहे हो आपकी, यार हमसे तो ऑनलाइन नहीं होता, हमसे तो रिकॉर्डेड नहीं होता, हमसे तो वो नहीं होता। वही है ना, 100 रीजन आपको चाहिए पास होने के और एक रीजन चाहिए नहीं पास होने के। वो एक रीजन अगर आपका ये है देन आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सीए फाइनल में चलो इंटरमीडिएट तो आपने किस तरीके से ढूंढ भी लिया, सीए फाइनल सो डिफिकल्ट टू गेट। आई थिंक 8 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट में आपको मिलेगा ही नहीं कि ऑल द क्लासेस फॉर हार्डली कोई एक दो सब्जेक्ट में आपको मिल जाए कि लाइव अवेलेबल है, बाकी सब ऑनलाइन है। ऊपर में आपको ऑफिस भी मेंटेन करना है, ऑफिस भी मैनेज करना है। अगर आप लाइव लेना भी चाहोगे तो वो तो अपने टाइम से करवाएंगे आपको, उसमें आपका ऑफिस छुट्टी होगा नहीं होगा, क्लासेस मिस होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज समथिंग विच यू हैव टू डेवलप। और देयर इज नो ऑप्शन, चाहे वो चाहिए फाउंडेशन, आई थिंक इट्स वेरी यंग, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपको डायरेक्ट ही घुस जाना चाहिए। लाइव में तो डिफिकल्ट होता है, बट इंटरमीडिएट में तो भाई ऑप्शन ही नहीं है, फाइनल में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करोगे, उसमें करना ही पड़ेगा आपको धीरे धीरे। क्या पता था मार्केट विल कम अप। The thing is very nice. I think वही बनाना ना, maybe this interaction with Rishi will help you to penetrate. Yes, we can also score AIR 11 किसी भी तरीके से जैसे आप एम करना चाहो। एंड ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, मैं बोलूंगा शायद ऋषि ये भी आपने भी कहा इट इज सब्जेक्टिव कि हाउ ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हो, राइट? कुछ ऐड इन करना बिल्कुल। है इसमें? हाँ बहुत सब्जेक्टिव है, आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आप कैसे हो। आप लोग कितना यहाँ पे लाइक 20 लोग होंगे, 20 का 20 अलग माइंडसेट हो सकता है, अलग मेथोडोलॉजी हो सकता है। आपको खुद को जानना है, यू जस्ट कांट कंपेयर विद योर फ्रेंड। फ्रेंड जो कर रहे हैं वहां पे मैं भी जा रहा हूँ, वो आपको नहीं करना है। खुद को जानो, तो यहाँ करना है, ऑनलाइन करना है, कहाँ करना है, खुद को जानो, हो जाएगा। सेल्फ डाउट को कैसे अवॉइड करते हो आप? सेल्फ डाउट। ये भी क्वेश्चन था आपका पेपर में। हाँ सेल्फ डाउट होता है, कभी कभी होता है, बट आपको वही है ना, बिलीव करना है खुद पे। आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको बिलीव करना है खुद पे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कभी कभी इंटरनल नहीं रहता, देन यू कैन कांटेक्ट विद सर, टीचर से, फैकल्टी से बात कर लो जिन पे आपको ट्रस्ट है। आप जिनसे बात करके आपका मूड लिफ्ट हो जाता है। आप फ्रेंड से बात करो एंड पेरेंट्स से बात करो। पेरेंट्स से बात करना तो आजकल बहुत अंडररेटेड हो चुका है, कोई पेरेंट्स से बात ही नहीं करता है। पेरेंट्स से आप वेरी बात करो। इंपॉर्टेंट। लाइक मुझे भी ऐसा लगता था, बट आप एक बार इंटरेक्ट करके देखो, उतने भी बुरे नहीं है। Question 1.5 से दूसरे और फिर 1.5 इसमें आपने कैसे समराइज नोट से पढ़ा या फिर कुछ एक्स्ट्रा किया? हाँ तो मैं दोनों साइड 1.5 डेज का प्रिपरेशन प्लानिंग कुछ रहा है। हाँ तो मैं बोलिए 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 बोलिए। हाँ तो मैं दोनों साइड कहूंगा, जहाँ पे मैंने बनाया, जहाँ पे मैंने नहीं बनाया। लॉ के लिए बनाया था मैंने, एंड दैट वाज बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका था पूरा पढ़ाई। लाइक आप जो 1.5 डेज के लिए बना रहे हो, उसे आपको सिर्फ 1.5 डेज पे नहीं, उसको आपको पहले भी यूज करना है। आप डायरेक्टली 9 महीना एक चीज से पढ़ रहे हो, फिर आप एक दिन के लिए आप दूसरा नोट्स पे शिफ्ट कर रहे हो, वैसा आपको नहीं करना है। आप करो मेन नोट से करो, आप 1.5 डेज के लिए बना लो, देन आप 1.5 डेज के लिए ही पढ़ो। लाइक पहले भी 1.5 डेज वाले नोट से ही पढ़ो, देन मॉक टेस्ट दो, पढ़ो मॉक टेस्ट दो, पढ़ो मॉक टेस्ट दो, शुरू से वैसा है। 1.5 दिन के हिसाब से हाँ प्लानिंग हाँ, करने के हिसाब शुरू से। से शुरू से प्लान करके चलो। और मैंने जीएसटी के लिए नहीं बनाया था, एंड आई लिटरली क्राइड टू माय फादर ऑन दैट 1.5 डेज ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि आप लोग अभी इंटर में आओगे, आप लोगों को पता चलेगा टैक्सेशन क्या चीज है, राइट? वो सबको ऐसा था कि डीटी ज्यादा वास्ट है, जीएसटी छोटा है, लेकिन मेरे लिए रिवर्स केस था, क्योंकि मैंने एक बहुत के लिए ज्यादा। बनाया था, एक के लिए नहीं बनाया था।
और मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मेरा डीटी स्ट्रांग है, जीएसटी उतना स्ट्रांग नहीं है। और मैं 8 बजे तक जो हमारा 1.5 डेज रहता है, मैं 8 बजे तक जीएसटी पर रहा, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। डीटी में जो मुझे कॉन्फिडेंस था वो मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है। एंड आई लिटरली क्राइड टू माई फादर। मैं मतलब 15 मंथ्स मेरा डूबने वाला है कल, वैसा था मेरा। देन नेक्स्ट सुबह बीकॉम एग्जाम्स भी है, देन मैंने बीकॉम एग्जाम्स दिया। फिर आई कवर्ड सैलरी इन अराउंड 20 मिनट्स, पीजीबीपी इन अराउंड 10 मिनट्स, वैसे कर करके मैंने। पीजीपीपी इन 10 minutes? यस, उतना कंसाइज आपको करना है। एक किताब है पीजीपीपी का बन सकता है इन 10 minutes. But then लोग करते हैं सब कुछ vast है उसका कोई success नहीं कितना छोटा He has actually talked about a subject which is 2 times the size of law, which आपका is tax. आपका 4 सब्जेक्ट मिला लो फाउंडेशन का, फिर भी टैक्स नहीं होगा, वैसा है। And tax predominantly is the favorite subject for every CA. हाँ, लेकिन अभी अगर आप इनसे पूछो कि आर्टिकलशिप में आपको मन क्या चीज का सीखने का, तो क्या बोलेंगे बताइए? टैक्सेशन, टैक्स, दैट डिपार्टमेंट कौन सा? लिटिगेशन, टैक्सेशन, वो इन मे बी जीएसटी जीएसटी, आल्सो? जीएसटी, हाँ जीएसटी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एग्जाम्स के लिए नहीं है वो। एग्जाम्स में आप जाओगे, इस लेवल का क्वेश्चंस आएगा ना आपका, मतलब आप आओ इंटर में, आपको पता चलेगा। नहीं, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? मेरा व्हाट डू यू फील कि टैक्स में, बिकॉज दिस हैज बीन अ रेपिटेटिव इशू, और फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे टाइम में उतना इशू नहीं था शायद, क्योंकि मे बी द क्वेश्चंस वर अ लिटिल इजियर, और मे बी पता नहीं क्या रीजन था जिसकी वजह से हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, तो फाइनल में आके हाँ लगता था कि टैक्स इज समथिंग, हाँ, बट इंटरमीडिएट पे टू बी वेरी फ्रैंक आई कैन नॉट रिकलेक्ट। हाँ। द थिंग इज कि आपको क्या लगता है कि हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर टैक्स? सर आई थिंक 2 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। टैक्स इज समथिंग जो दोनों का मिक्सचर है। तो और वो आ भी रहे फर्स्ट टाइम। तो मैंने जैसे लॉ के लिए कहा था कि आप प्रोविजन पढ़ो, देन आपको रहना चाहिए कि हाँ इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस माइंडसेट में आप पढ़ो प्रोविजंस को, एंड देन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। लाइक क्वेश्चंस का एंड नहीं है, उतना क्वेश्चंस बन सकते हो उसमें। और आप पास्ट ईयर्स में आप पेपर्स को देखो, लाइक मैंने जितना भी पेपर सॉल्व किया, मेरा एक बार भी आंसर मैच नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। और किसी का होता भी नहीं है, वैसा वैसा है टैक्स। एंड आंसर मैच नहीं होता, आपको स्टेप मार्किंग के भरोसे ही चलना पड़ता है डीटी में, डायरेक्ट टैक्स में। एंड आई स्कोर्ड 80 इन दैट, व्हिच इज आई थिंक ड्रीम मार्क्स, क्योंकि मुझे ऐसा पहले था कि 40 आ जाए वही बहुत है, बट देन 80। 80 हाँ, इज वन एरिया जो टैक्स में जब आने से ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब हाँ, मेरे से बात कर लो रे। हाँ। देखो भी यूट्यूब पे भी देख लो, अगर किसी का भी कुछ भी क्वेरीज आया है तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, 1.5 days के लिए। कुछ extra कोई नहीं, आपको एक्स्ट्रा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा ना। आप वो 1.5 डेज वाला नोट्स पर हो। आरटीपी एमटीपी कुछ लोग होते हैं कि लास्ट दिन में कवर करे, बिल्कुल नहीं, आपको पहले कवर करके चलना है, और मार्क कर लो जो ये जो लिख के क्वेश्चन रखिए आपको प्लीज, करना है। एमटीपी आरटीपी आपको पहले करके रखना है, नॉट इन द बिल्कुल। लास्ट डेज। ठीक और है, हाँ, सॉरी। हाँ, और जो आरटीपी एमटीपी में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ वो टफ है, तो उसे आप नोट डाउन करके रखो कि आपको एग्जाम्स में भी वो देखना है। तो आपको एग्जाम्स के लिए वही करना है, 1.5 डेज के नोट्स देखो, और जो क्वेश्चन मार्क्ड है वो क्वेश्चंस देखो, बस दैट्स इट। आपको 1.5 डेज चला जाएगा, उतना टाइम मिलेगा नहीं आपको कुछ करने के लिए। एक मतलब व्हाट आई हैव अंडरस्टूड विद द एंटायर कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड, ठीक है, कि एक स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, जितना मेरे को कॉन्वर्सेशन समझ में आया, एंड आई एम बीन वेरी ग्लैड कि ही बीन टेकिंग आउट सो मेनी पॉइंट्स आउट ऑफ, एक स्ट्रैटेजी है थ्रू विच यू क्लियर योर एग्जाम्स। अच्छा, कोई रॉकेट साइंस बोल के नहीं है, कंसिस्टेंसी हमें पता है, कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमें पता है। इट्स जस्ट कि हम लोग एक फिक्स पैटर्न का कोशिश करते हैं कि मे बी पहले हम खत्म करेंगे, फिर हम पेपर देखेंगे। आई थिंक यू शुड गो रिवर्स, विच आई बिलीव हम क्लास में भी बोलते ही हैं कि आप रिवर्स जाओ, क्वेश्चंस देखो कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, यू इवेंचुअली गेट टू नो कि पेपर मोटा मोटी कैसा आएगा। हो सकता है कि पेपर सेम नहीं आए, पेपर घूम के आए, कुछ आए, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया। तो एक स्ट्रैटेजी है विच यू शुड फॉलो। एंड ऋषि? लाइक मेरा भी वैसा था कि व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद अ सब्जेक्ट, लाइक अभी आप क्लासेस स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट आई यूज्ड टू सी कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। लाइक क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैं क्वेश्चंस पेपर देखता था कि कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उस माइंडसेट से आपको पढ़ना है ना। लाइक अभी आप टैक्सेशन में जाओगे, तो आपको पता नहीं है कैसा क्वेश्चंस आएगा, आप बुक देखोगे आपको लगेगा प्रोविजन से क्वेश्चन देखोगे कि हाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आप पहले क्वेश्चंस देखो किस लेवल के आ सकते हैं, उस लेवल का आपको थिंकिंग रखना पड़ेगा वो प्रोविजन पढ़ते वक्त। राइट। मे बी फाउंडेशन में अगर आप हो तो अभी ये पॉइंट को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, बट जब आप इंटर में आओगे आपको रियलाइज होगा कि समुंदर है जिसमें आपने डुबकी मार लिया, पता नहीं कहाँ जाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि यू हैव अ वे आउट। कुछ सवाल था आपका शायद, आई बिलीव कुछ है, एनीथिंग, रौनक, एनीथिंग एल्स जो पूछना हो? और अनुष्का, एनी क्वेश्चन? अंशु, रौनक, लोग सब लोग कुछ ऐसे है?
मैं वो यूट्यूब में देख लूँ क्या किसी का है? और मुझे अगर आपको तारीख के ऊपर कहा कि focus on your process and not the results. Very nice. Actually, he has quoted your statement. Focus on the process and not the results. Even eventually reach out somewhere. That's a very nice statement. तो दैट्स देखो एक चीज मुझे लगा देखो ही इज रेडी टू कम अप एंड ही इज अबाउट टू ही इज एक्चुअली स्पोकन एवरीथिंग फॉर यू ऑल। तो आपको कुछ भी अगर इंटरेक्शन करना है बात करना है तो यू कैन हैव अ वर्ड विथ हिम एंड इवेंचुअली आस्क हिम, क्योंकि जरूरी है कि आप जानो कि प्रोसेस क्या है इन जनरल टू क्लियर योर एग्जाम्स एंड डू वेरी वेल। एंड आई होप एंड आई रियली क्रॉस माई फिंगर्स दैट आई हैव मेनी मोर रैंक्स टू कम अप in the old scheme which is left, in the new scheme which is about to come. I have like मेरे को तो ये लगता है कि मेरे को ड्रीम है और बहुत अच्छा लगा कि कोई लेकर आया गुवाहाटी से somebody who's done very well। किसी से भी आप पढ़ो कैसे भी पढ़ो बट एटलीस्ट जरूरी है कि आप अच्छा कुछ करो बिकॉज इट मैटर्स। एंड ऐसा नहीं कि आप रैंक नहीं लाए और दोनों ग्रुप क्लियर किए एक ग्रुप क्लियर किया तो आप कुछ हो नहीं। पहला बात तो आज के डेट में इंटरमीडिएट में दोनों ग्रुप क्लियर करना जरूरी वैसे भी हो गया बिकॉज यू कैन नॉट स्टार्ट योर आर्टिकलशिप राइट नाउ। हमारे टाइम में इट वाज ओके दैट यू कुड, हमारे टाइम में क्या दो टाइम पहले भी यही सीन था, तो अभी जरूरी भी हो गया आप लोग के लिए। तो बट एक सेटिस्फैक्शन लेवल अलग लेवल पे जाता है जब आप बहुत अच्छा एम करते हो बहुत अच्छा करते हो। और आई थिंक द सेम विल कंटिन्यू फॉर सीए फाइनल आल्सो डेफिनेटली सर, इवेंचुअली। वो 11 से 1 हटने वाला है अभी। ये होता है यार एक मोटिवेशन देखो, ठीक है। एंड वी एक्चुअली होप एंड प्रे एंड बी वेरी हैप्पी इफ यू स्कोर एआई 11 एंड एवरीबडी सिटिंग ओवर हियर विल बी वेरी हैप्पी कि आप निकालो एंड दे आल्सो स्कोर वेल। एंड वी इवेंचुअली कॉल समबडी अगेन हियर एंड ऋषि शायद उस तरफ बैठा होगा एंड कंग्रेचुलेट करेगा कि यार अच्छा लगा मेरे को कि आप आए हो एंड चलो मुझे वापस बुलाने का मौका मिल जाए जी मे बी बिल्कुल आफ्टर सर। 2-3 years। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट एनीथिंग एल्स जो भी मुझे पूछना है बिकॉज आई नीड टू कॉल हर आल्सो वंस सो दैट आई कैन नो अ लिटिल बिट अबाउट हिम। क्योंकि वो ऐसा है ना अपना खुद का तारीफ तो करेगा नहीं, वो बोल देगा ना मेरा अंदर दिमाग है भाई समझो बात को तुम लोग, ठीक है। तो सर्टेन गुड ट्राई मे बी 5 minutes ऑफ यू इफ यू डोंट माइंड। एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव और दैट वी कंक्लूड? और एक्स्ट्रा मतलब क्या करना चाहिए आफ्टर आईसीआई का बॉक्स या मेटेरियल्स और क्या वो जैसे देखिए कि वो और हेल्प करेगा वो उस सब्जेक्ट से मतलब हाँ, और मैं आपको ऑर्डर बता दे रहा हूँ। पहले आप मैट करो, स्टडी मैट करो, देन आरटीपीस करो, एमटीपीस करो, देन पीवाईक्यूज में जाओ आप। फिर आपके फैकल्टीज ने अगर कोई एक्स्ट्रा उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन दिए वो करो। फिर भी अगर आपको टाइम मिल जा रहा है तो आप पिछले लाइक फाउंडेशन में तो अभी है नहीं, बट इंटर में आपको मिलेगा कि हाँ आईपीसीसी के भी क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ तो आईपीसीसी आर्टिक के क्वेश्चंस आप कर प्रैक्टिस सकते हो। मैच। हाँ, क्योंकि इस बार अकाउंट्स का जैसे मैंने कहा ना कि बाहर से आया था बाहर से आया था सब लोग बोल रहे थे, तो वो आईपीसीसी का क्वेश्चन था विच इज लकीली हमारे फैकल्टी ने कवर कर रखा था। तो वैसे हेल्प हो जाता है। तो उस ऑर्डर में आप जाओ, जितना टाइम है आपका उस तरीके से आपने एडजस्टमेंट करना है कि हाँ इतना पीछे जाना है आपको, इतना पीछे नहीं जाना है आपको। आईपीसीसी वाज प्रीवियस जब इंटरमीडिएट के पहले आईपीसीसी था, हम लोग सब लोग आईपीसीसी में फॉल किए थे एंड देन इट बिकेम इंटरमीडिएट, ठीक है। लाइक अप करके ये भी है आ, ये सिंगल नहीं था। ज्यादा था, मैं डेफिनेटली ज्यादा था, घूमने तो ज्यादा था, बट आपको हाउ ऑफन, वीक में शायद एक बार, वीक में वीक में एक बार, वो भी ज्यादा नहीं जाता था मैं। लाइक आई एम नॉट उतना आउटस्पोकन, उतना आउटगोइंग नहीं हूं मैं। हाँ, जस्ट टू फ्रेशन अप हाँ, जस्ट टू फ्रेशन अप। और मुझे इंटरेक्ट करना पसंद है लोगों के साथ। लाइक कुछ लोग मुझे देख के बोलेंगे हाँ ये इंट्रोवर्ट है, शाई है, बट मैं हूँ ओपन अप हूँ फॉर दोज पीपल जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। वैसा आप बहुत जन रिलेट कर पाओगे। तो उनके साथ मैं जाता था जस्ट टू फ्रेशन अप। उतना ज्यादा हुआ नहीं जाना क्योंकि आई वॉज मोस्ट मोर फोकस्ड ऑन द स्टडीज। फोकस तो चाहिए भाई। बस चाहिए। और हॉबी एंड है क्या इनका सवाल तो मन में है। बस वही बात है कि पूछे नहीं पूछे अभी पूछे बाद में पूछे वाला सीन आ गया लगता है हम लोग का। जैसे इसका फेस पे को देख नहीं लग रहा कि ये हाँ, पूछने वाला है कुछ सौ सवाल। 100 है क्वेश्चन ना है लग रहा है माइंड ना। में, अभी कैमरा में अभी इस बोलना पे नहीं। ऐसा है कि यार अभी ये भी पूछ लो कि फिर बाकी लोग क्या बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू वांट टू टॉक इन पर्सन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वांट टू कहता है अगर कुछ ऐसा कॉमन इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क आई फील। कुछ एनीथिंग एल्स बताओ कुछ है? सर कोई क्यों चेहरा ही ऐसे बना के रखा है तुमने? लाकी कुछ सवाल? अर्पित? नहीं दिपेश? एक क्वेश्चन है मतलब इंटर में कितना लेक्चर लेक्चर रोज देखना पड़ता है और उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम कितना मतलब देना पड़ता ठीक है, तुम है दिन पर, में रोज का हाँ हाँ, पर्सनली स्पीकिंग मैं ऐसा हो कि मुझे लाइक लेक्चर्स पूरे खत्म करने हैं पहले, वैसा है।
तो मेरा ऐसा था कि मैं सुबह स्टार्ट करता था तो मैं देखते जाता था, लाइक मुझे इंटरेस्ट था उसमें। और मैंने फैकल्टीज भी वैसे ही चूज किए थे कि हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, बहुत सारी उतना चीज। उतना बोरिंग ना हो। एंड फैकल्टीज इन इंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने, शी यूज टू लाइक हार्ड वर्क मेरे से डबल। एंड आई नो। हाँ, मेरे से डबल वो करती थी, बट फैकल्टीज का थोड़ा वो रहा। स्ट्रेटेजी हमारा अलग अलग था। शी लैंडेड ऑन अलग साइड पे, आई एंडेड अप ऑन अलग साइड। नाउ शी इज डूइंग फाइन। वो अभी डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगी नवंबर में। बट स्टिल एक बार का जो थोड़ा सा हो गया वो थोड़ा सा रह जाता है, एंड दैट टू हाँ आई नो द पर्सन हु हैज मिस्ड इट इन लाइक फ्यू मार्क्स, व्हिच इज वेरी वेरी सैड टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम इतना मेहनत करते हैं उसके बाद में इफ यू डोंट क्लियर, सो दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड है तो ही वो अच्छा है। टीचर को आप खुद देखो, समझो, इफ यू कैन कनेक्ट, तो आई थिंक दैट वर्क्स। और जरूरी नहीं कि आप कौन से ब्रांड के अंदर कहाँ पे हो, क्या हो, आई थिंक इट डजंट मैटर। ये व्हाट मैटर्स आई बिलीव इज योर रिजल्ट, हाँ एंड जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा 2-3 महीना संभाल लेगा, हाँ करेक्ट, कि हो जाएगा। हाँ, उन्होंने वो भी पूछा था, सॉरी मैं बोलना भूल गया। मेरा ऐसा था कि हाँ करना चाहिए आपको। लेक्चर्स आप पूरा देख लो, फिर 2 आवर्स एटलीस्ट आप सेल्फ स्टडी करो। मैंने पर्सनली नहीं किया था, विच आई रिग्रेट। हाँ, आपने भी पूछा था कि कौन सा वो करने से और ज्यादा अच्छा हो सकता था, तो आई थिंक दैट सेल्फ स्टडी आप थोड़ा थोड़ा रखो, क्योंकि आपका वो वाइप आउट हो जाएगा बाद में। पूरा आपका वाइप आउट हो जाएगा। आपको याद रहने नहीं वाला, इतना सारा लेक्चर्स आपने देखा, फिर आप खोलोगे आपको लगेगा सब नया ही लग रहा है। तो टू अवॉइड दैट आप थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी करते रहो, 1 घंटा ही करो बट करते रहो। आई होप दैट ऑल द क्वेरीज आर बीइंग क्लियर्ड। ठीक है, आई विल कॉल यू फॉर अ मिनट। ठीक है, ताकि मैं हल्का सा थोड़ा सा व्हाट योर एक्सपीरियंस वाज विद ओटी एंड ऑल वो जान सकूं खाली एक बार के लिए। ऋषि 2 मिनट्स दे दो। ठीक है, थोड़ी आपकी तारीफ ही होगी, टेंशन मत लो, मुझे लगता है ऐसा। तो व्हाट आर द गुड क्वालिटीज दैट यू सी, जो आपको ऐसा लगा कि इसने ना बताया नहीं पूरा प्रॉपर तरीके से। मतलब आई हैव अ हैबिट, मेरा एक ये है कि मैं इंसान को देख के समझ जाती हूँ कि वो मतलब शी आल्सो एक्चुअली हैड क्लियर्ड, सो नो नहीं, सॉरी नो, नॉट क्लियर। दैट्स व्हाई आई हैव कम ओवर हियर नो टू इश्यूज। टॉक। सो एक्चुअली उसको देख के मैं समझ गई कि हाँ ही इज स्टूडियस और मुझे वैसे लोग पसंद है। मेरा इस बार अटेम्प्ट लगा, दैट्स द डिफरेंट थिंग। कोई बात, लुक एट द अमाउंट ऑफ मोटिवेशन दैट शी होल्ड्स आल्सो। बहुत डिफिकल्ट है ये चीज ऑल आपको सिर्फ थैंक्स टू बताना। हिम। सी, इफ यू हैव अ ग्रेट फ्रेंड हु कैन यस मोटिवेट यू, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये एक्चुअली इसके लिए ताली बजना चाहिए कि अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। यस। तो ओसी में मैं फर्स्ट टाइम मिली उससे एंड हम लोग का इंटरेक्शन भी बहुत लाइक प्लान नहीं था वो, और क्लास में भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, बाहर हुआ। सो ही इज अ पर्सन जो इंटरेक्ट करेगा तो आप उसकी तरफ डाइवर्ट हो ही जाओगे। और लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ नॉनसेंस बोलेगा या समथिंग फनी, बट हाँ उसको उसकी में क्वालिटी है कि ही अट्रैक्ट्स, एंड उसके बहुत फ्रेंड्स बने ओसी में भी और आईटी में भी। एंड ही नो दैट कि हाँ उसके में वो एक चीज है जो शी विल लोगों गिव के। यू डिफरेंट टास्क जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली मेक यस ग्रुप्स एंड ऑल फॉर प्रेजेंटेशंस एंड ऑल, जिसकी वजह से आपके दोस्त अच्छे बन जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि आप सिमिलर लाइकिंग में रहते हो वहां पे एंड एवरीबॉडी इज डूइंग सीए, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट्स यस। ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग किसको चूज करते एंड हैं। क्या क्या लगा कि आपको ऐसा लगा कि ही हैज स्पोकन, आई थिंक सब कुछ उसने हाँ आउट ऑफ ऑल कर्टेसी एंड मॉडेस्टी हैज स्पोकन, बट ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज एक्स्ट्रा है व्हिच इज एक्चुअली हेल्प्ड हिम टू डू वेल। हाँ, तो एज कंपेयर मैं खुद से कंपेयर करूंगी बिकॉज यू नो। आई थिंक कंपैरिजन विल बी अनफेयर, इट कैन जस्ट बी। हाँ कि मैं लैग कर रही थी वो चीज, बट ही हाँ, डिड यस, वो दैट कैन बी है डन। कि नंबर ऑफ प्रैक्टिस रिविजन्स मॉक टेस्ट वो बहुत वेरी जरूरी है। इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लिखना चाहिए। यस ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने रिवीजन भी किया, वन टाइम रिवीजन ओनली, एंड मॉक टेस्ट सिर्फ एक दिया जो मुझे लगता है कि उसने एक्स्ट्रा किया और उसकी वजह से हुआ। एंड सेकेंड थिंग इज नोट्स, योर ओन नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने लाइक किया। एंड ही डिड नहीं, दैट। थोड़ा सा आप ना लक में डाल देते हो फिर हल्का सा, हाँ कि थोड़ा किस्मत होगा तो 6 मार्क इधर 12 मार्क उधर, वो बहुत डेंजरस स्पॉट में आ जाते हो आप लोग। एंड ये बहुत जरूरी चीज है कि द नंबर ऑफ टेस्ट एंड रिटन नोट्स ऑफ यस कोर्स। रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कंसेप्ट और जो कुछ है हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से तो वो चीज कैच कर लेते हैं, बट कि वो एग्जाम प्रेशर हो गया, पैटर्न हो गया क्वेश्चन पेपर का, वो टोटली डिफरेंट है बाकी मतलब एग्जाम से। 12th में भी हम लोग बहुत अच्छा किए थे, बट सीए में आके वो चीज डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस रिविजन्स मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट आई एनीथिंग थिंक। दैट यू वांट टू ऐड अप, व्हाट यू वांट टू टेल, और कि ऐसा लगा कि नहीं ही कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग, बट एवरी स्टिल एनी सिंगल अदर थिंग। पॉइंट दैट यू वांट टू से। ओके सो लेट मी टेल कि हाँ उसने बोला कि मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी। तो मैं मेरा ये है कि मैं नाइट टाइम बहुत ज्यादा इफेक्टिव हूँ एज कम्पेयर टू मॉर्निंग टाइम। तो ऐसा नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ रात में पढ़ो या आप मॉर्निंग टाइम में मत
उठो। मॉर्निंग में करने से क्या होता है कि आप एक एनर्जी लेवल वो अलग होता है। तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो आप क्या करो, उस टाइम पे आप लाइट सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स कर सकते हो। बहुत लोग होते हैं उसने शायद थ्योरी किया, मैंने थ्योरी रात को किया। और ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही पढ़ोगे तो वो होगा और नाइट में करोगे तो नहीं होगा। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे करते हो, बट आपको अपना आप कब ज्यादा इफेक्टिव हो वो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। सो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मॉर्निंग में पढ़ो और रात में जल्दी सो जाओ फिर सुबह जल्दी उठो। इट ऑल डिपेंड्स। सो दैट्स That's that वो दो तीन चीजें, एक तो नंबर वन दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, नंबर टू है कि नेचर भी कैसा जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आप सीए बनने वाले हो, आप अप्रोचेबल हो या नहीं हो वो भी जरूरी है ना, कि आपसे अप्रोच कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और तभी जाके देखो आप क्लाइंट को भी अट्रैक्ट करते हो, आपके काम को भी अट्रैक्ट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने एक इगोइस्टिक जोन में हो, तो वो कुछ दिन तक काम आता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि ओके शिट वेट, ऐसे तो दुनिया नहीं चलती है। दुनिया तो नेटवर्किंग से चलती है, अच्छे क्वालिटी से चलता है, आपने क्या किसी के लिए किया था वो करता है। एंड आई एम रियली होपिंग दैट यू डू एक्चुअली वेरी वेल, एंड यू नेक्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगे कि आपको बुलाना पड़े फॉर द रीजन व्हाई आई हैव कॉल्ड ऋषि। ठीक है, श्योर एंड जो वो 11 वाला की पहले करे तो और मजा आ जाएगा। श्योर। ठीक है, तो बेस्ट होपिंग ऑफ फॉर द लक बेस्ट। थैंक यू। and thank you for coming up actually, थैंक and we'll sit actually. ठीक है, तो I think we can end the session for today. I hope that it made a lot of sense. I will not force him to stay because we have already taken up a lot of time. But if you have certain questions that you want to ask from Rishi, you can actually ask if he has time. ठीक है, and कुछ है तो आप पूछ सकते हो। एंड आई होप कि ऐसे और सेशंस अपन करेंगे जिसके थ्रू आई विल कॉल, मैंने तनिषा वगैरह से भी बात किया था, दे कैन कम अप इन द फ्यूचर एंड विल हैव अ टॉक। तो इट्स अ गुड, आई थिंक इट वाज वेल डन, एंड फॉर शॉर्ट नोटिस में बहुत फटाफट अपन ने सेशन को प्रूव कर लिया। और आई थिंक इट वाज वर्थ इट, वी हैड अ कन्वर्सेशन ऑफ 1 hour 11 minutes and 19 seconds, and I think it was worthwhile. Okay, thank you.